जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम शुरू करने वाले हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। देखा जाए तो ये पेपर 2024 का है। ठीक है। अब इसके पहले हम हिंदी इंग्लिश मीडियम पूरी तरह से करा दिए थे। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट बर्दस। ठीक, तो ये रहा है आपका प्यारा सा एक कौन सा एंगल से हो गया। ठीक है भाई, लाइट नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि अभी हाईवे के साइड में हादसा हो गया है। ठीक है, पोल गिर गया है, लाइट भाई 1-2 घंटे से नहीं है। ठीक है, पीछे देखिए बैकग्राउंड में। ठीक है, वो एम्बुलेंस वगैरह चल रहा है, तारा एकदम। ठीक है, अब बहुत लंबा जाम लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट 4 मिनट लेट हुआ है, बट ये पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ से पीछे बैकग्राउंड में जो बज रहा है उसको मत आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा जाम लगा हुआ। अब तुम सोच सकते हो कम से कम 8-10 किलोमीटर हो गया होगा भाई। ठीक है, हाईवे पे, क्योंकि NH 28 हाईवे बगल में है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पेपर है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिए। यानी एजुकेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर सोल्यूशन कब का देखा जाए तो जून यानी 30 जून 2024 को ये पेपर हुआ था, यानी अगले साल। ठीक है, इसके पहले हम इंग्लिश वर्जन पूरा करा दिए थे, चाहे वो यानी 2023 का हो चाहे 2024 का हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लिखा इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का प्यारा सा पेपर है। अब इसको कैसे देखना, क्या देखना, इस वीडियो में सब कुछ एकदम A to Z हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाया गया है। जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम लिखते हैं उनके लिए है। अब प्लीज़ मत पूछिएगा मेरे भाई हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आपके सामने रहा पेपर। अब ये पेपर देखा जाए तो अन्य पेपरों से पूरी तरह से क्या होता है भैया, अलग होता है। जैसे हर एक पेपर में पार्ट ABC होता है, बट इस पेपर में देखा जाए ऐसा कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें टोटल पूर्णांक की बात की जाए तो 50 नंबर का, देखिए आपके सामने 50 नंबर का। और हर एक पेपर कितने घंटे का, 3 घंटे का होता है, बट ये थोड़ा सा ठीक है यानी आधा घंटा कम कर दिया जो 2.5 घंटे का होता है। हर साल देखा जाए तो लास्ट में कराया जाता था, बट अब की जो टाइम टेबल आया हुआ है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को सबसे पहले 9 ही तारीख को कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गई है यहाँ से। अब इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, थैंक यू सर, लाइट आ गई भाई, बहुत गजब। ठीक है, ठीक है, तो ये अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइप को हम अच्छे तरीके से आपको बताते। देखिए ये मान लेते एक क्वेश्चन ABC, फिर क्या हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन ABC, फिर तुम्हारे पास तीसरा क्वेश्चन ABC। अब देखिए और उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो तुम्हारे पास रहता है ABC, उसका पांचवा क्वेश्चन रहता है ABC। इस टाइप से तुमसे क्वेश्चन पूछता है। अब आपको बता देना चाहते हैं, देखिए इसमें जो पेपर रहता है, अब देखिए इसमें से 3 में से कोई दो आप करेंगे और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर, तो 5 दूना 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें से कोई दो भी कर सकते, कोई दो, ये थोड़ा सा आसान रहता है इसकी तुलना में, बट भाई आसान मत समझिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन को इसमें बैक लग जाता है भाई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हल्के में न लीजिए, क्योंकि आप मार करने जा रहे हैं। देखिए अब एक योद्धा जो होता है ना, वार करने जाता है यानी वॉरियर की तरह जाता है, तो हर एक हथियार को एकदम शार्प करके जाता है कि नहीं, अच्छा इसे हल्के में लेके ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं। ठीक है, आप इसी में दिक्कत हो जाती है बहुत। तो हमेशा क्या करिए, कभी भी जाइए, परीक्षा एक तरह से वार है। ठीक, आप ये सब तैयारी करके जा रहे हो, उस पर अटैक कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन दुश्मन है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अब इसमें से कोई दो आपको करना रहेगा, कोई भी आप दो कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास एक ही है तो बी की है, B C कुछ भी कर सकते हो, बट दो करना तुम्हें जो अच्छे तरीके से आता है, हेडिंग वगैरह डाल के। 10 नंबर यहाँ से, इसमें मान लेते ये दो कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 गुणे यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। नमस्ते सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसमें भी कोई, इसमें भी मतलब यहाँ से 10 नंबर, यहाँ से 10 नंबर, तो 10 10 20 10 30 10 40 10 50, टोटल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 50 नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अंत तक बने रहेंगे, मेरा वादा है मेरे भाई, आप कुछ न कुछ फायदा लेकर जाएंगे। ठीक है, तो लिखा डिफॉरेस्टेशन, आपके सामने ये देखा प्यारा सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर। कोड की बात की जाए तो 23/061 आपका पेपर है। अब बिना बकवास किए अपने हम मेन मुद्दे पर आते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
यानी आंसर एनी टू पार्ट ऑफ फॉलोइंग, मतलब 1 2 3 दिया गया, इसमें से कोई 2 आपको करना पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं, ठीक है, सारा हम देखिए सब कुछ इसमें हम बताने वाले हैं, सब कुछ इसमें बताने वाले हैं एकदम ईजी तरीके से। ठीक, अब हम आपको बता देते हैं इसका, यदि आपको नोट चाहिए तो इसकी प्राइस यानी 2024 की पेपर प्राइस की हमारे पास कितनी रखी गई, ओनली मात्र 30 रुपीज़ रखी गई है। 30 रुपये में इसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको मंगा के आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे आपको हैंड राइटिंग मिल जाएगी। ठीक, तो ये 2024 का पेपर रहेगा, फिर 2023 का रहेगा। ठीक है, उसको आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हटा दे रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन इसको ऐसे पलट देते हैं, यदि हिंदी में पढ़ना चाहें तो वनों की कटाई का तुम्हें प्रभाव लिखिए। जैसे कहेंगे दोनों हम दिखा देंगे। वनों की कटाई का प्रभाव लिखिए, मतलब वन को यदि तुम ज़्यादा काट दोगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने सबसे पहले लिख रखा है, यहाँ से देखिए जाए। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन गुरुदेव क्या होता है, वनों की कटाई क्या होता है। जैसे आपके घर में, गांव में या घर पे या खेत में एक पेड़ होगा, तो एक पेड़ काट देंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई। ठीक है, तो एक पेड़ जब काटेंगे सर कहेंगे उसे डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे कि नहीं, उसे नहीं बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि पेड़ को जब बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत लंबे लार्ज अमाउंट में जब काटा जाता है तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो लिखा फॉरेस्ट की कटाई का अर्थ है कि प्लांट को काटना या लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट एरिया को साफ करना। देखिए, बड़े स्केल पर यानी फॉरेस्ट एरिया को साफ करना, जो अक्सर भूमि की गुणवत्ता को खराब करते हैं, जो क्या कर देते हैं, अक्सर भूमि की गुणवत्ता को खराब करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। ठीक, क्या बोलते बाबू, डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है, जो आपके सामने प्यारा सा दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास फॉरेस्ट कटिंग हमेशा हमारे इन्वायरमेंटल के लिए डेंजरस होता है। याद रखना, पेड़ कभी भी हम काटेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, क्योंकि अब देखो तुम सोचो एक पेड़ बनने में कितना टाइम लगता है, बट हमें काटने में तुरंत सेकंडों में काट देते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चली हैं। तो फॉरेस्ट कटिंग हमेशा, मतलब डिफॉरेस्टेशन हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या लिखा, फॉरेस्ट कटिंग से इकोसिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। गुरुदेव इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, सुपर 25 कोलॉजी का बता दो वीडियो बनाकर। ठीक है, उसको भी कराया जाएगा। ये कहाँ चला गया जी। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इकोसिस्टम को खराब करता है। इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है इकोसिस्टम। अब देखिए, एक मान लेते ये तुम्हारे पास वन है, यहाँ पर कोई एक लिविंग चीज है, लिविंग पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, लिविंग थिंग्स। और हमारे इसी के बगल में तुम्हारे पास क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, और तुम्हारे सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ये सब जो तुम्हारे पास रह रहे हैं। तो ये देखा जाए तो इसके बिना ये नहीं रह सकते हैं, और यही प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब बताओ, जब पेड़ काटोगे तो जाहिर सी बात हमारा इकोसिस्टम धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में लिखा, ग्लोबल स्तर पर हर साल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ, ठीक है, हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट क्या कर देते हैं, नष्ट किए जाते हैं। अब तुम सोच सकते हो कितने बड़े लेवल पे, हेक्टेयर बहुत, यानी ठीक है, हेक्टेयर जैसे एकड़ हो गया, बीघा हो गया, उस तरह से होता है। ठीक है, कहीं कहीं हेक्टेयर बहुत। अब तुम सोच सकते हो 10 मिलियन, अब तुम सोच सकते हो कितना लार्ज अमाउंट में पेड़ को गायब कर रहे हैं दुनिया से। ठीक है, आपसे अनुरोध है, देखिए आप एग्जाम दे के आइए, आपका रिजल्ट जिस दिन निकले, ठीक है, हम आशा करते हैं सबका रिजल्ट तो बढ़िया रहेगा, उस दिन एक प्यारा सा आप पेड़ लगाइए। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो आपके खाने, अमरूद लगा दीजिए, आम लगा दीजिए, ऑक्सीजन तो देगा, खाने वाली चीज़ें तो देगा, मगर लगाइएगा जरूर। ठीक है, आज ही आप वादा करिए कि हम यदि बढ़िया से हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा काम। ठीक, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास लिखा, सर इतना काम है 2-3 दिन में बता देना प्लीज़। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा है नेक्स्ट में तुम्हारे पास। अब आते हैं ग्लोबल स्तर पर हर साल, ये तो हो गया, तो ये डिफॉरेस्टेशन का आपके सामने इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यदि हम पेड़ काटेंगे तो हमारे ऊपर, यानी वन के ऊपर, पेड़ के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, कारण, क्या है कारण बताते हैं। ठीक है, एक्चुअली में बताएं, क्या लिख दिए हैं, लगाएंगे। हाँ भाई, लगाना जरूर, पेड़ जरूर लगाया जाता। तो क्या कारण है कि लोग पेड़ काट रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। बताओ, बढ़ती जनसंख्या को क्या चाहिए बाबू, पेड़ चाहिए, खेत चाहिए, खेत में
फसलें उगाएंगे तो पेड़ पौधे काटेंगे, तो फसलों के लिए काटने की ये ठीक है। पहले देखे जमाने में झूम कल्टीवेशन चलता, आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे झूम कल्टीवेशन। जो आदिवासी होते थे, ठीक आदिवासी होते थे, जैसे यहाँ पर अरे भाई का ही हो ठीक, आदिवासी होते थे वो अपना पेड़ एक जगह काट के फिर वनों में अपनी खेती करते थे। फिर मैं तो 2-4 साल 10 साल 20 साल वहाँ रहे, फिर वहाँ की मिट्टी खराब हो गई, फिर दूसरी जगह काटते थे। इस तरह से देखा जाए पूरा वन गायब कर देते थे। सरकार ने सोचा यार इनको दिक्कत हो जाएगी, तो उनको बोला गया कि आप एक जगह रहिए, आपको हम सारी सुविधाएं देंगे, ठीक है। तो उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लोग पेड़ काट रहे हैं, यानी लकड़ी की कटाई, ईंधन तथा फर्नीचर आइटम बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। बहुत सारे देखेंगे लग्जरी आइटम बन रहे हैं, जैसे पुष्पा मूवी बनी है, जितने भी वो लग रही है, ठीक है। तो बताओ उतने ले भी अमाउंट में यदि पेड़ काटेंगे तो दिक्कत होगी। माइनिंग के लिए अब बताओ, मान लेते किसी जंगल है छोटा सा एरिया में, वहाँ पर कोयला खदान हमें पता चल गया, तो माइनिंग के लिए क्या कर देते हैं लोग, पेड़ काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, मान लेते हैं अब देखा अभी आपके गाँव में इतना शहरीकरण तो छोड़िए, अपने गाँव के अगल बगल में देखेंगे, पहले आप छोटे रहेंगे तो बहुत सारी बाग रही होगी, यस सर बाग रही होगी। अब देखा जाए तो क्या हुआ, लोग खेत बना दिए और खेतों में जाके क्या कर दिए, घर बना दिए। ऐसा रियलिटी में आपके गांव में ही होगा। तो बताओ पेड़ काट रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वही हो रहा है। अपने बाबा से पूछिएगा तो बताए, तो कहानी जब पूछते बताएंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी बाग थी, बंदर, ठीक है, यानी हिरन वगैरह बहुत सारे जानवर रहते थे, ठीक। बट अब ये नहीं है, तो क्यों, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन शहरीकरण के कारण इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारे पास समझते हो फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रीज बैठाने के लिए, क्यों, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या है तो उसको कुछ ना कुछ खाने वाली चीज़ें चाहिए, तो यानी जनसंख्या बढ़ रही तो फैक्ट्रियाँ हम बैठाएंगे, तो फैक्ट्रियों को बैठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। तो ये सब कारण हैं जो पेड़ को काटने का मुख्य उद्देश्य है। अब इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यदि पेड़ काटेंगे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले एनिमल तथा पेड़ पौधे की स्पीसीज क्या होगी, लॉस होगी। पहले देखा जाए तो बहुत सारे मोर होते थे, गिलहरी होती थी, बहुत सारे हम चिड़िया वगैरह देखते थे। बट अब हो क्या रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, खुद ही गायब कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें रहने की जगह ही नहीं है, पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो एनिमल तथा पेड़ स्पीसीज को लॉस होने से, ठीक है, होने का कारण डिफॉरेस्टेशन। मिट्टी का कटाव, अब बताओ जहां पर पेड़ रहेगी तो मिट्टी को पकड़ी रहेगी, ठीक है, मिट्टी को पकड़ी रहेगी, ठीक है, मिट्टी को पकड़ी रहेगी, वही खराब कर देगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं। तो यानी मिट्टी का कटाव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि, मतलब देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में सबको कौन मेंटेन करता है, एक्चुअल में सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ठीक है, सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी यही पेड़ की होती है, ठीक है। तो अब पेड़ की कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करेगा तो ये दिक्कत में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इन सब चीज़ के बारे में, ठीक। अब ये हो गया, यहाँ से अब कौन आ गया जी, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट बाद, पहले नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड यदि बढ़ेगा हमारे इन्वायरमेंट में तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है। अभी हमारे एटमॉस्फेयर की बात की जाए, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में बात की जाए तो गैसों की जो तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर में तुम्हारे पास गैसों की संख्या, ऑक्सीजन देखा जाए तो कितना परसेंट है, 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और नाइट्रोजन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 78% नाइट्रोजन है। और तुम्हारे पास अदर जो गैसेस हैं तो वो कुछ जितनी परसेंटेज रिमेनिंग बची हुई सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब बताओ इसमें कोई भी इम्बैलेंस होगा तो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा, आप सही से सांस वगैरह भी नहीं ले पाएंगे। तो वही लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि को मेंटेन करने की जिम्मेदारी डिफॉरेस्टेशन करता है। अब बताओ पेड़ काटोगे तो जाहिर सी बात कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ करेगा, ठीक। रैन यानी रैन साइकिल मतलब वाटर साइकिल प्रभावित होगी, मतलब देखा जाए पहले मौसम कहते थे यार माहौल बनिए बारिश हुई, ठीक। अब इस समय देखा जाए तो क्या होगा, कभी भी मूड बन रहा भगवान का, हम बरस दे रहे हैं, है कि नहीं। तो वो जो वाटर साइकिल को क्या कर रहे हैं, जो रैन की साइकिल है वो प्रभावित हो रही है, ठीक। जैसे एक्चुअल में बरसात में बरसना चाहिए, बस इसी टाइम देखो बरस रहे हैं, तो क्योंकि पानी की जरूरत हमें बरसात में तब रहती है जब धान के लिए होती है। अब बताओ अभी धान वगैरह है ना सब बरस दे रहे हैं तो उससे खराब हो जा रहा है। तो वाटर साइकिल भी क्या होगी, प्रभावित होगी। वाइल्ड लाइफ तो खराब होगा, वाइल्ड लाइफ में मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर शेर,
बहुत सारे जानवर रह रहे हैं तो उसको वो खराब हो जाएंगे। अब बताओ वो सब खराब होंगे, वाइल्ड लाइफ खराब होंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में विलुप्त जंगली जानवर, मतलब ऐसे जानवर जो तुम्हारे पास जंगल में रह रहे हैं। अब बताओ पेड़ काटेंगे तो कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए भागेंगे, यदि नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। तो यानी लिखा विलुप्त जानवर, ठीक है, जंगली जानवर क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था किसके बारे में, ठीक है, वनों की कटाई का प्रभाव यानी डिफॉरेस्टेशन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है डिस्कस कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में देखना चाहें तो वही चीजें लिखा हुआ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव तथा कारण, ठीक है, कारण और प्रभाव को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, आपके सामने यहाँ से अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा, जिस तरह से लिख रहे हैं हम ना उसी तरह से, हाँ ठीक है, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको क्या कर देना है, अच्छे तरीके से लिखना है। देखो हेडिंग ऐसे डालना है। तो क्या लिखा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसके पहले आप समझिए हमारी एक छोटी सी बातें। इसको साइड में रखते हैं भाई, ठीक है, पेपर कॉपी को एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है क्या, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमारी अर्थ होती है ना, यहीं पर चित्र बना देते हैं, कहाँ बेफालतू काम कर रहे हैं, जिससे चित्र से आप ज़्यादा समझ जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या कर देते हैं, हमारे पास मान लेते हैं अर्थ है, ठीक, अर्थ हो गया। अर्थ के यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक ब्लैंकेट लेयर होती है, ठीक है, ब्लैंकेट। इस लेयर को क्या बोला जाता है, लेयर किसकी होती है, वायुमंडल की लेयर होती है। क्या होती है, वायुमंडल की लेयर होती है। अब होता क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, सन रहता है, ठीक। अब हमारे तो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक, अर्थ पे बताओ सब एक्टिविटी हो रही है, पेड़ पौधे जितनी भी गाड़ियां वगैरह सब इसी के अंदर चल रही हैं। तो ये बताओ कौन कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और उसके बाद तुम्हारे पास यानी CH4 निकलेगा, उसके CFC क्लोरोफ्लोर कार्बन निकलेगा, और बहुत सारे गैसें निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब गैस हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है, यस सर प्रेजेंट है। अब बताओ सन की जब लाइट यहाँ पर आएगी, ठीक है, आएगी तो ये जो हमारे पास क्या होगा, एटमॉस्फेयर ये पन्नी की तरह बिहेव करेगा, आएगा, रिफ्लेक्ट होके जाने नहीं देगा, तो यहीं पर रह जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर और भी सन की रेज आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके यहीं पर कुछ ही अमाउंट में रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। तो ये बताओ धीरे धीरे हमारे इस अर्थ की टेम्परेचर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, यानी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। यही सेम टू सेम परिभाषा लिखा, क्या लिख रखा, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सन से आने वाली रेज, अब रेज में तुम्हारे पास कौन सी आती है, यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज, और बहुत सारे तुम्हारे पास रेज आती हैं, ग्रीन हाउस गैस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये तुम्हारे पास ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, CFC होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा क्या करती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जो अंतरिक्ष में वापस परिवर्तित नहीं हो पाती, मतलब परिवर्तन होती बट कुछ अमाउंट में होती, पूरी तरह से नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, होती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आशा करते हैं आपको डिफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। एक बार यस आर नो कमेंट बॉक्स में पीट दीजिए। यह पृथ्वी की सतह को क्या कर देता है, इंसुलेट करता है, ये इंसुलेट करता है। ये होता क्या है, दिन और रात के समय क्या होता है, देखिए दिन के समय सन हीट, तो तुम्हारे पास क्या होता है, सन हीट अप होता है, मतलब सन के द्वारा हमारी पृथ्वी हीट की जाती है, हीट के मतलब गर्म की जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण, और रात के समय धीरे धीरे ठंडा होती। तो ये गैस का एक्सचेंज के कारण से ही होता है। बताओ ये सब ना हो तो हमारी धरती एक बार गर्म हो गई तो पूरी गर्म है। जैसे मान लेते हैं अब गर्मी के सीजन में, ठीक है, गर्मी से निकल चादरा ओढ़ ली, अब बताओ चादरा ओढ़ ली, उसमें गर्मी होगी बट बाहर नहीं निकलेगी, तो उसमें अपनाएंगे आप, तो उससे दिक्कतें हो रही हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा डायग्राम, सेम टू सेम आप डायग्राम बना, थोड़ा सा स्वच्छ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दीबाजी में हम बनाएं। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, इसमें देखिए ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, मीथेन गैसेस हो गई, मतलब जितना फोन रहेगा इसी टाइम आना रहेगा भाई। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती, मीथेन होती, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती, नाइट्रस ऑक्साइड होती। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाती, गैसें होती हैं,
ठीक है, ये तुम्हारे पास गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या बनता है? अब ये ग्रीन हाउस गैसेस आती कहाँ है? जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती है। अब बताओ, फैक्ट्रियाँ चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, और क्या निकालेगी बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत सारे तुम्हारे पास क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और तुम्हारे पास जो ईटीसी बहुत सारे गैसें इसी से निकलती हैं, धुआं वगैरह, डस्ट पार्टिकल वगैरह निकलते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में मदद करते हैं। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती हैं। फॉसिल फ्यूल का जलना, फॉसिल फ्यूल गुरुदेव क्या होता है? जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक, कैरोसिन हो गया, इन सबको जलाएंगे तो उससे भी धुआं निकलता है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है। डिफॉरेस्टेशन गुरुदेव क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पेड़ को काटा जाता है। पेड़ काटेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेज, अब बताओ पेड़ काटेंगे तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, यस सर बढ़ेगी। तो बताओ जो हमारे पास सनलाइट आ रही है, यदि पेड़ रहता तो एब्जॉर्ब कर लेता, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन कर देता, तो है नहीं है। ठीक, अधिक जनसंख्या मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगी, हमारे लिए दिक्कत होगी। और एक ठीक है, आपको खुशखबरी बता दें, अपनी इंडिया, ठीक है, 2023 नहीं 2023 के लास्ट में, 24 तुम मान लो, 2024 के लास्ट में देखा जाए तो अपना इंडिया टॉप पे आ गया है जनसंख्या में, चाइना को भी पिछाड़ दिया है। ठीक, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी दिक्कतें होंगी। ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। ओजोन लेयर का क्या होता है बाबू? डिप्लेशन। ओजोन लेयर क्या कर देती है? यूवी रेज आने वाली उसको रोकता है, ठीक है। हाँ, लिखा रखा पॉपुलेशन से सूट बहुत इफेक्ट करेगा। हाँ, पॉपुलेशन से क्या होगा, तो बहुत सारा इफेक्ट करेगा। देखिए ओजोन लेयर क्या होगी, तो यहाँ पर फटेगी तो वो यूवी रेज आएगी, तो हमें स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर, और तुम्हारे पास आदमी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा पूरी खतरनाक तरह से। अब ये सारी दिक्कतें होंगी, म्यूटेशन हो जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी इनसे। तो ये तुम्हारे पास कारण था ग्रीन हाउस गैस का। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? अब आते हैं प्रिवेंशन यानी रोकथाम। पहले दे रखा तुम्हारे पास वेस्टेज यानी कचरा प्रबंध पे आते हैं, ठीक है, कचरा प्रबंध पे आते हैं तुम्हारे पास। इसमें हम आते हैं कचरा प्रबंध पे। अब रोकथाम के लिए हमें कचरा प्रबंध करना पड़ेगा, जो भी वेस्टेज रहेगा उसको हम ऐसी तरह से मेंटेन करेंगे। नवीनीकरण मतलब नई नई चीज़ों का हम क्या करेंगे, खोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास लोगों को एजुकेट करेंगे। लोगों को एजुकेट करेंगे, सर भाई ये हो रहा है, इतना सारी वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये सब आप चीज़ न करिए, ठीक। लोगों को एजुकेट करेंगे सबसे ज़्यादा। और जो भी चीज़ यूज करेंगे रिसाइकल वगैरह करेंगे। देखिए RRR का यूज करेंगे। RRR मतलब क्या होता है? एक R से तुम्हारे पास क्या होता है, रीयूज होता है, ठीक है। और एक R से तुम्हारे पास क्या होता है, रिड्यूज होता। क्या होता है तुम्हारे पास? रिड्यूज होता। और एक R से तुम्हारे पास क्या होता है, रिसाइकल होता है। क्या होता है? रिसाइकल। ये RRR काम करता है, मतलब चीज़ों को बार बार आप यूज करिए। रिड्यूज मतलब हो सके तो कम से कम प्रयोग करिए। रिसाइकल मतलब जैसे आप उपयोग कर लिए, किसी कबाड़ी वाले को देंगे तो फैक्ट्री को देगा, और उसी तरह से कंपनी रिसाइकल करती रहेगी, ठीक है। तो ये करना सीखेंगे। मोटर व्हीकल को कम करके, मोटर व्हीकल देखिए, हम जितना हमको लगता है हम अपनी गाड़ी खरीद लेंगे तो बहुत सुविधाजनक रहेंगे। एक्चुअल में देखा जाए सुविधाजनक हो रहे हैं, बट पॉल्यूशन पे बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। हर एक पर्सन के पास अपनी अपनी खुद की गाड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम एटलीस्ट देखा जाए तो सबके पास पैसा है, ठीक है। अब सबके पास एटलीस्ट गाड़ी होगी। आपके गांव में देखिए, अब जितने भी लोग होंगे कहेंगे सर गाड़ी नहीं, दोपहिया तो कम से कम आपके पास होगी। तो बताओ रोड पे चलाएंगे तो दिक्कत होगी, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। ज़्यादा हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस हो गया, ठीक है, टेम्पू हो गया, ऑटो हो गया, इन सब चीज़ का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मोटर व्हीकल खरीदिए तो इलेक्ट्रिक वाला, CNG वाला, ये सब खरीदिए, थोड़ा सा ठीक है महंगा पड़ेगा बट सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या रखा है, इसके बारे में आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास लिखा है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर प्लांट। अब ये क्या होता है देखिए, यहाँ पर लिखा है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट यानी प्रवाह उपचार की एक विधि लिखिए, उपचारित जल का उपयोग लिखिए। तो मतलब इसको इंग्लिश में देखेंगे तो क्या लिख रखा, डिस्कस वन मेथड ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड रीयूज ऑफ द ट्रीटेड प्लांट हो रहा है। अब हो क्या रहा, ध्यान से सुनिए, ठीक। तो सबसे पहले उनमें जैसे कंपनियों से पानी निकल रही तो उसे बिना ट्रीट किए आप नदियों में नहीं डाल सकते, तो उसका कोई एक मेथड आपको बताना पड़ेगा। तो हम उसको मेथड को बताएंगे। अब मान लेते पानी तुम स्वच्छ कर दिए तो दोबारा कहाँ प्रयोग कर सकते हो, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास लिखा है, देखिए लिखा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यानी एक्चुअल में कैसे हमें करना। तो इफ्लुएंट क्या होता है, एक तरह की मशीन होती है जो शुद्ध पानी को क्या कर देती, प्योरीफाई करती, बस इतना समझो। बट
छोटे लेवल पे तो होता नहीं, क्यों? क्योंकि पूरी हमारे शहर के पानी को साफ करके तब हमें नदियों में डालना। कहने का मतलब कहेंगे ये हर घर में थोड़ी ना लगाएंगे, नहीं, एक्चुअल में होता क्या, जैसे ये हमारे पास मेन नाला हो गया, इधर से कॉलोनी 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 सब कॉलोनी से पानी आ रहा है, मेन नाला हो गया, तो मेन नाले को कहीं ना कहीं ले जाकर हम डैम पकड़ेंगे नदियों वगैरह में। तो इसी के पहले ही हम क्या कर देंगे, अपना प्लांट लगा देंगे, ट्रीटेड मेन यानी ट्रीटेड प्लांट लगा देंगे, साफ करेगा पानी, तभी नदियों में छोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब हो कह रहा है लिखा है इफ्लुएंट ट्रीटेंट यानी ट्रीटमेंट वाटर प्लांट एक ऐसा संयंत्र है जिसे इंडस्ट्रियल और घरेलू वेस्टेज, ठीक है, वाटर का उपचार करने के डिजाइन किया जाता है। ठीक है, 28 हाईवे गोरखपुर से, वहाँ से भीड़ लगा भाई क्या? ये हमारे विवेक जी हैं, ठीक है, आए बताए हैं, ठीक है, NH 28 हाईवे में है, गोरखपुर से, वहाँ से भीड़ लग गई है। हाँ, गोरखपुर वाला रोड जो है वो बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ, कहीं हमारी कॉलोनी से बाहर ही देखा जाए, ठीक है, एक पोल गिर गया है, किसी कारणवश गिरा होगा, ठीक, पूरा जाम लगा हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट सब निकल गया होगा, तभी तो लाइट आई, हम जान रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख रखा, उसे डिजाइन किया जाता, सिंपल सा पानी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। जो घरेलू वेस्टेज होते हैं उनके, अब कम जो इंडस्ट्रीज वेस्टेज होते हैं सबको साफ किया जाता है। इंडस्ट्रीज देखा जाए, फैक्ट्री पहले खुद ट्रीट करती तब नालियों में छोड़ती है। ठीक है, यह प्लांट वाटर में उपस्थित हार्मफुल सब्सटेंस को हटाने और सुरक्षित किया जा सके और वह पर्यावरण में नदी में छोड़ने के लिए सुनिश्चित हो सके। कहने का मतलब क्या हो गया? ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास एक तरह का वाटर प्लांट ये होता है जो हमारे पानी में उपस्थित हार्मफुल सब्सटेंस है, चाहे कूड़ा हो सकता है, चाहे मिट्टी हो सकती है, चाहे प्लास्टिक, रबड़, कुछ भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, उसको हमें मोस्टली हटाना, तभी नदियों में हमें छोड़ना। तो वह पर्यावरण में नदियों के छोड़ने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, उसी प्रोसेस से किया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या लिख रखा? इफ्लुएंट आमतौर पे, ठीक है, इफ्लुएंट आमतौर पे कार्बनिक यानी कार्बनिक पदार्थ जैसे केमिकल हो गया, धातु हो गया, हार्मफुल वेस्टेज होते हैं जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कर देते हैं? मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तुम्हारे पास इतना हो जाएगा इंट्रोडक्शन इनके बारे में। ठीक, अब यहाँ से उद्देश्य, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है लिखा है ETN, यानी जो ये तुम्हारे पास का मेन उद्देश्य क्या होता है? वाटर को विषैले पदार्थ को हटाना, मतलब पानी लिए क्यों? क्योंकि विषैला पदार्थ जाएगा तो मछलियाँ हो गई, बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होगी, दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, अब हो का रहा है, देखिए हो का रहा, देखिए वाटर से विषैले पदार्थ को हटाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यह स्रोतों को, ठीक है, स्रोत को पॉल्यूशन से बचाना होता है, मतलब जल स्रोत, मतलब जैसे जितने भी जल स्रोत है, जैसे नदियाँ हो गई, कुआं हो गया, इन सब बताओ दूषित पानी करेंगे तो दिक्कत होगी, तो उनसे बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये ट्रीट करके ही डाला जाता है। ठीक है, और ट्रीटेड वाटर पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। मतलब ट्रीटेड वाटर होता क्या, जैसे अभी आपके घर में, इतना बड़ा छोड़ो, आपके घर में देखिए किचन से निकल रहा पानी एक जगह इकट्ठा कर लो, अब सब जगह पाइपिंग कर दो, आप नहा रहे हैं वो पानी इकट्ठा कर दो, कपड़ा धो रहे हो पानी वो इकट्ठा कर दो। ठीक है, अब बताओ इस पानी का दोबारा तुम यूज कर पा रहे हो, कहाँ सर उपयोग करेंगे? आप टॉयलेट के फ्लश करने में, क्योंकि टॉयलेट में हाथ वगैरह तो धोएंगे नहीं भाई। ठीक है, फ्लश करने के लिए जैसे बटन दाब देंगे, यहाँ से निकलेगा, फ्लश हो जाएगा, इसमें कर सकते हैं। या पानी जो बचा हुआ है तो उसको हम सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं, अपने जो बगीचे उगीचे में लगाते हैं। तो ये सब चीज़ में आप क्या कर सकते हो, वही लिखा, ट्रीटेड वाटर पुनः सुनिश्चित किया जाता है, उपयोग, पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। यदि सही रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसका तुम्हारे पास मेथड है, पहला उपचार तुम्हारे पास प्राथमिक उपचार, दूसरा द्वितीयक उपचार, तृतीयक, इसे हम एडवांस उपचार भी कहा जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, एडवांस ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटेड होता है, सलज ट्रीटमेंट होता है। तो इतने तुम्हारे पास क्या होगा, ट्रीटमेंट होते हैं। तो पहले में क्या होता है, बड़े पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया आदि को हटाया जाता है, और बारीक कण को नीचे सेडिमेंट, पानी को रोकेंगे ना, तो जो बालू के कण रहेंगे देखेंगे तली में बैठ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गिलास लिए, गिलास में अब क्या कर दिए, बालू डाल दिए, पानी डाल दिए, घोर दिए, कुछ समय के बाद रखेंगे तो नीचे तली में बैठ जाएगा, तो वो सेडिमेंटेशन कहते हैं। देखिए बारीक कण नीचे चलेंगे, तेल होगा, ग्रीस को कोगुलेशन के द्वारा उसे हम छान लेंगे। एक स्टेप में बड़ा चेन निकाल दिया, दूसरे स्टेप में, ठीक है, इस स्टेप में गैस को हटाया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जो हानिकारक गैस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपचार किया जाता है द्वितीयक में। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है, फिल्टर करके साफ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट डाला कि कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो मर जाए। ठीक है, मान लेते छान नहीं पाए तो उसको हम डिसइंफेक्टेंट डाल देंगे, क्लोरीन डाल देंगे, फ्लोरीन डाल देंगे, बहुत सारा चीज आता है।
स्लज ट्रीटमेंट क्या होता है, अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट पूरी तरह से साफ हो चुका और थिकनिंग हो गई, थिकनिंग मतलब नीचे बैठ गई, ऊपर जो तुम्हारे पास तली पे बैठा उसको हम पानी को नदियों में छोड़ देंगे। इस स्टेप से हम क्या कर देते हैं, साफ करते हैं। अब ये जो पानी साफ हुआ है, ठीक, अब उसको कहाँ कहाँ तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, तो लिखा है रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर, ईटीपी से ट्रीटेड वाटर का उपयोग विभिन्न पर्पज के लिए किया जा सकता है, जिससे वाटर की बर्बादी कम होती है। आप सोच सकते हो, ठीक है, अपने यहाँ देखा जाए तो तुम होता क्या, एक्चुअल में हम मोटर लगाते हैं, ठीक है, मोटर लगाते हैं और पूरा अपना खेत सींच देते हैं, या इंजन लगाते हैं किसान भाई, एक्चुअल में होना भी चाहिए इसे, ठीक है। अब बताओ वो अंडरग्राउंड वाटर तो देखा जाए वो पोटेबल वाटर मतलब वो पीने योग्य पानी है, यस सर पीने योग्य पानी है, बट हम उसे खेतों में डाल के बर्बाद कर रहे हैं, ठीक। एक ऐसा विधि बनाएं, ठीक है, ऐसा विधि बनाएं कि जैसे तुम्हारे पास नदियों का पानी, कुएं का पानी, ये सब को हम क्या करें, सिंचाई में प्रयोग करें। अंडरग्राउंड वाटर को ऐसे रहने दे, पीने योग्य बना रहेगा। अब कैसा नहीं, एक्वाटिक लाइफ खराब हो जाएगी, एक्वाटिक लाइफ खराब हो जाएगी तो आप घर में जो पानी यूज करें ट्रीट करके नदियों में डालें, तो ये रिसाइकल महंगा होता है बट हमारा इन्वायरमेंट को, ठीक है, बचाता है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो हो कर पानी की बर्बादी सबसे ज़्यादा पानी की बर्बादी हो रही है। क्यों, किसी को 1 लोटा चाहिए तो मन से मोटर चलाएगा, 2 बाल्टी निकालेगा, है कि नहीं, सबके घर में एटलीस्ट मोटर होगा ही, ठीक। तो पानी की बर्बादी हो रही है। अब तुम्हारे पास उपयोग आते हैं, फैक्ट्री को पुनः उपयोग में लाना चाहिए, मतलब क्या होगा, यानी फैक्ट्री को पुनः उपयोग करना चाहिए। पुनः उपयोग मतलब जैसे फैक्ट्रियों में बहुत सारे पानी का उपयोग ट्रीट करके फिर फैक्ट्रियों में ही क्या होगा, दोबारा उसे यूज कर लेना चाहिए। एग्रीकल्चर की सिंचाई में जो ट्रीटेड वाटर है हम पानी की इसमें कर देते हैं, एग्रीकल्चर मतलब जो कृषि के सिंचाई में कर देते हैं। नगर पालिका तथा शहरी पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे बड़ी बड़ी जो शहर होती है ना, इस पानी को ट्रीट करके दोबारा पीने योग्य बना देती हैं। या जो सरकारी टॉयलेट वगैरह होता तो उसमें पानी तो भरना ही पड़ेगा ना, तो वहाँ पर पानी यही टाइप का भर दिया जाता है। इनडायरेक्ट रूप से पीने वाला भी पानी बना दिया जाता है, ठीक है, यदि अच्छे से प्योरीफाई करेंगे तो यहाँ होगा। अब यानी तुम्हारे पास जो ट्रीटेड वाटर का फायदा क्या होगा, ताजे जल संसाधन का संरक्षण करता है। अब बताओ जो हमारे पास अंडरग्राउंड पानी बचा हुआ वो लंबे समय तक क्या होगा, ठीक है, बचा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है प्रणाम भाई, ठीक, अस्थाई जल प्रबंध को समर्थन करना, ये हो गया। जल निकाय को छोड़े गए अवशिष्ट जल यानी जल की मात्रा को कम करना। बताओ जब तुम पानी को बचाओगे तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर हो तो लंबे समय तक वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से किया जाता है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पेपर कहाँ चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा एयर पॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, करिए दूसरे का पहला क्वेश्चन सब हम कराएंगे भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना भाई, थोड़ा सा टाइम। यहाँ पर देखिए हमारे चैनल पे यदि आए हैं तो देखिए जो पेपर सोल्यूशन कराया जाए, ऐसे नहीं कि 2 पेपर 4 पेपर करा खत्म कर दिया, नहीं, A to Z पेपर कराया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को आपके माइंड में सेट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़ पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। एक जी इतना पढ़िए, देखिए इस समय इतना पढ़िए जो सॉलिड हो आपके माइंड में पहुँच जाए। ऐसे एक सब्जेक्ट लीजिए उसे पूरा क्लियर करिए 1-2 घंटा के अंदर। तो इसीलिए हम जो 1 शॉर्ट वीडियो 2-2.5 घंटा यानी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोलना मामूली बात नहीं भाई, बट हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आप ही के लिए। फिर क्या लिखा, डिस्कस 1 एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। सबसे पहले बताने एयर पॉल्यूशन क्या होता है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये सामने पहले लिखते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है। अब एयर पॉल्यूशन गुरुदेव क्या होता है बताइए आप, बोलिए। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, हवा में कोई ऐसा चीज उपस्थित हो जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो, बीमारी हमें कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। तो लिखा वायु पॉल्यूशन इनडोर तथा आउटडोर इन्वायरमेंट में किसी केमिकल, फिजिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, ठीक है, एयर पॉल्यूशन होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉजेज होता है, उसी को एयर पॉल्यूशन कहते हैं। मतलब वो क्या होता है, सिंपल से समझिए, हमारे घर के अंदर अथवा घर के बाहर कोई केमिकल अथवा कोई फिजिकल तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है जो हमारे एयर को क्या करे, एयर क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। अब बताओ एयर क्वालिटी को जब खराब करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो लिखा है डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बीमार पड़ जाएंगे। बताओ जब बीमार पड़ेंगे तो जाहिर सी बात उसको क्या बोला जाएगा, एयर पॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसका मुख्य कारण तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए मुख्य कारण पे आते हैं। फैक्ट्री से धुआं, मतलब जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है वो एयर पॉल्यूशन कर रहा है। अब बताओ फैक्ट्रियाँ थोड़ी सी धुआं नहीं निकालती, बहुत ज़्यादा धुआं निकालती हैं, ठीक। वाहनों की धुआं, जो हमारी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, अब बहुत सारे ऐसे देखेंगे गाड़ी जो पुराने मॉडल के रहते, भाग 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 धुआं फेंकेगी
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एयर करना, देखिए अब 1 लाख की गाड़ी खरीद ले रहे हैं तो 100-200 दे के उसकी बढ़िया से सर्विसिंग भी करा सकते हैं भाई, है कि नहीं, ठीक है। तो वो होता है। ईंधन जलना, बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा नहीं होता गुरुदेव, पैसा नहीं होता तो एक आध बार कहीं गए तो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एकदम से वही होते हैं कि सर्विस नहीं कराएंगे वो एकदम से चला हुआ करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईंधन जलाना, लकड़ी तथा केरोसिन से क्या होगा, इनसे निकलता है, ठीक है। मॉडिफाई करवा लेते हैं, हाँ मॉडिफाई करवाना तो अलग बात है, ठीक है। इंजन की एफिकेसी की बात बोल रहे हैं, ठीक है। ईंधन जलाना मतलब अब लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उससे धुआं निकलेगा, एयर पॉल्यूशन होगा। केरोसिन ऑयल जो आज सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, इससे भी तुम्हारे पास एयर पॉल्यूशन होता, ठीक। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड मतलब जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, जो हम एग्रीकल्चर में प्रयोग कर रहे हैं, धुआं वो सब जा रहा है। पुआल जो जला दे रहे हैं वो कर रहा है, ठीक। तो ये सब अब पुआल को जलाने न जलाया जाए, ठीक है। उसमें पानी भर के ट्रैक्टर से रोटावेटर करवा दिया जाए। अब तो सरकार एक देती है छोटा सा डिब्बी, उसे तुम स्प्रे कर दो, मारेगा, हफ्ता दिन के अंदर पुआल उआल सड़ा देगा। तो ये स्टेप होता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट पे आते हैं। पहला तुम्हारे पास क्या होगा, यदि एयर पॉल्यूशन होगा तो हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले, ठीक है, रिस्पायरेटरी, ठीक है, टॉप 20 26 या 27 से चलना स्टार्ट होगा भाई। अभी तो यार तुम सब लोग को लग रहा है अभी कितना, आज कितना तारीख है भाई, आज आपका 25, 5 दिन इसमें, 9 दिन इसमें, 15 दिन क्वेश्चन है भाई, 15 दिन है, ठीक है। फार्माकोलॉजी का 2 साल का पेपर हम करा दिए, जो जो पहले उसको हम करा दिए, इसकी चिंता मत करिए भाई, ठीक है। अब कहेंगे हड़ एक का दिन हम पढ़ाएं ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यानी टॉप 30 रहेगा भाई, ठीक है। टॉप 30 रहेगा, ठीक है। 20 कम से कम 25-30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कहीं दिन में सारा मार दिया जाए, अब चिंता न करिए, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें चिंता भाई। देखिए आपको लगता है ना कि टीचर, अब देखिए अब आप यदि टॉप करेंगे तो हमारी नाम होगी कि हाँ भाई दोस्त एक पढ़ाया था, याद रखेंगे पूरी ज़िंदगी, है कि नहीं। तो इसके लिए आदमी मर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। यहाँ से प्रभाव क्या, यदि एयर पॉल्यूशन होगा तो कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स कैंसर हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगी। इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएगा, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में डैमेज हो जाएगी। इकोसिस्टम हार्मफुल हो जाएगा, मतलब बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उन पर बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखने में कमी हो जाएगी, क्योंकि एयर पॉल्यूशन होगा तो धुंधला धुंधला हो जाएगा पूरा बादल, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं टॉप करोगे तो कम से कम याद तो रखोगे, कॉलेज में तो नाम होगा सर उस सर से पढ़े थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ से प्रिवेंशन यानी रोकथाम बताना पड़ेगा, कैसे तुम रोक सकते हो। क्लीन एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। क्लीन एनर्जी मतलब सीएनजी का, एलपीजी का, और बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक तुम्हारे पास जो व्हीकल होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। अब तो बहुत सारे चीज़ तुम्हारे पास आते हैं, ठीक। नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ ले लेना, ठीक है। अभी क्लास आप देखिए भाई, अभी तो देख सकते हैं ना। व्हीकल का उपयोग कम करें, मतलब जो गाड़ियाँ हैं, बस, ट्रक, ठीक है, ये सब का उपयोग कम करें, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करिए, अभी बोले हैं पेड़ जरूर लगाइए, ज़िंदगी में कम से कम 2-4 पेड़ तो जरूर लगाइए, ठीक है। हमारे तो 10 पेड़ लगाए, 1 का पेड़ बचा तो कम से कम तो ज़िंदगी में याद रहेगा। अरे नहीं कुछ ख़राब चीज़ लगाए तो अच्छी चीज़ है, आम हो गया, अमरूद हो गया, जो खाने दिए तो वो सो लगाइए। एजुकेट द पीपल, लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया पॉल्यूशन के बारे में। लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट जो हमारे पास एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। अभी जल्दी जैसे ट्रेंड चला था भाई, ट्रेन नहीं चला था, ठीक है। ट्रेंड चला था कि जो पेट्रोल पंप पे जाते थे तो चाइना का एक काम कौन हुआ था, ये आपके सिलेंसर के अंदर ऐसे फिट कर देता था, ठीक। अब यहाँ से सिलेंसर जो धुआं एक ऑलरेडी होगा करता है इसमें, ठीक, ऑलरेडी होता है, ठीक है, पहले नहीं हुआ करता था। तो ये जो धुआं निकलता था ना, तो उसको क्या कर देता था, ये जो मशीन है ठीक है, मशीन क्या कर देता, धुआं को पकड़ लेता था, शुद्ध धुआं को बाहर निकालता था। फिर मशीन में जो भी कार्बन बैठा हुआ उसको निकाल के पेंट बनाया जाता था, चप्पल वो जूता वाला पॉलिश के बनाया जाता था, ये सब चीज़ बनाया जाता। तो बताओ ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है जो हमारे पास शुद्ध करते हैं, तो वही लिख रखा। और भी क्या होगा, जैसे भी क्या आपके यहाँ भट्ठा कोई लगवाता नहीं है, भट्ठा है, ठीक, ऐसे ही तुम्हारे पास मान लेते भट्ठा का चिमनी है, ठीक। अब इसी पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हारे पास आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आता लाइन के थ्रू ऐसे लगा दिया था, छोटी सी बैटरी होती है, ठीक है, छोटी सी बैटरी होती तो अपना काम करती। इस पे लगा देंगे ना तो धुआं को पहले उसके अंदर जाना पड़ेगा, देखिए क्योंकि इसे भग भग धुआं निकलता चिमनी से, इसके अंदर पहले जाएगा तो धुएं में जो तुम्हारे पास कण रहेंगे, जो खराब कण रहेंगे, उसको ये पकड़ लेगा और उसको साफ करके धुआं वातावरण में डाल देगा। फिर इसको हटा के अब इसका जो कार्बन है, ठीक है, इसका कार्बन आप बहुत सारे चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कैसे
पॉलिश वाले कहेंगे, पेंट वाले में कर लेंगे, ठीक है, काजल बनाने में कर देंगे, ये सब चीज़ कहेंगे गुरुदेव काजल कैसे बनाए, नहीं बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजियाँ जान ही रहे हैं, उससे प्रयोग करके बनाते हैं। तो इसमें लिखिए बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। पहला इक्विपमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव धनायन और ऋणायन पर अपना काम करता है। लिखा बैग हाउस फिल्टर, मतलब अभी सिलेंडर के अंदर जो छोटा सा बैग हाउस लगाए थे वो था। हम जब छोटे थे क्लास 6 में थे तब एटलीस्ट किसी की गाड़ी से जा रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट, वो जैसे होता है पेट्रोल पंप पे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर करवा लीजिए, तो वो भी करवाए नहीं थे, ठीक है, कोई बंदा करवाया था तो देखें कि भाई ऐसे हो रहा है, ठीक, तो वो भी रुक के देखे कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ठीक, तो अंदर लगा दिया था, छोटा सा इक्विपमेंट होता, हाथ ही से अंदर लगा दिया, चिपका दिया, कहे भैया कोई टेंशन नहीं। अब जानते 10 उस समय 10 या 15 रुपये लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बाद में लोग के फ्री में लगवा दे रहे थे। लिखा फिर एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्बर, मतलब ऐसा चीज, ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो कार्बन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, खींच ले, उससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन बच जाएगा। तो ये तुम्हारे पास था एयर पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन कारण, उसके बाद प्रभाव, उसके बाद रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसका इक्विपमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे उसी तरह से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये गुरुदेव क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ठीक, ये दूसरे का तुम्हारे पास बी वाला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, सब करवाएंगे भाई, याद रखिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब वर्ड से ही देखकर आपके माइंड में एक सेटअप बैठ जाना चाहिए, सेटअप बैठ जाना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, एक एक्चुअल में सेटअप बैठ जाना चाहिए। अब लिख रखा तुम्हारे पास, क्या बोल दिए तो ध्यान से सुनिए। लिख रखा है ऐसा प्रोटेक्ट लगवाना चाहिए जो इन्वायरमेंट को बचाता, बस काम खत्म हो जाएगा। इसका डायरेक्ट एक्ट लिखना होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सा एक्ट, मतलब इसमें कौन सी रूल रेगुलेशन लगाई गई है, ठीक है, आ गई है, क्या आ गई उत्तरी, ये कौन आ गया भाई, अच्छा, हर हर महादेव, ठीक है, याद है क्या जी, तुम सुबह वाले बैच में थे शुभम जी, ठीक है भाई, खतरनाक हो तुम सब लोग भी, एकदम से वही पे ध्यान रहता, उससे ज़्यादा पढ़ाई काम करते तो बढ़िया रहता भाई। चलो कोई टेंशन नहीं, इस उम्र होती भाई, ठीक है, उम्र होती, कोई टेंशन नहीं, बट ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं, ठीक है। ठीक, अब ये हो गया। लिख रखा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए दिया गया था। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट चलाया गया कि हमें वातावरण को बचाना, क्या करना है, वातावरण को बचाना है, ठीक है। वातावरण को बचाने के लिए क्या कर दिए थे, एक एक्ट लाया गया था 1986 में। इनका मेन उद्देश्य था वातावरण को बचाना, पेड़ को कम काटना, ठीक, ये हो गया। क्या लिख रखा, ये पहला पॉइंट। दूसरा, यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए तथा सतत विकास सुनिश्चित करने का मेन उद्देश्य था। मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, मेन उद्देश्य, जैसे आपकी एम क्या होता कि एग्जाम में टॉप करेंगे, उसी तरह से इनका जो मेन एम था कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारे पास क्या हो रहा है, डेली तुम्हारे पास क्या होगा, इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, उसको कम करना या सतत विकास यानी सुनिश्चित करना कि भाई देखिए कम तो एक्चुअल में पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता, इस पे एक यानी लिमिटेशन लगा गए, तो इतने, इससे ज़्यादा यदि पॉल्यूशन करेंगे तो आपकी कंपनी बंद कर दी जाएगी। तो ये एक्ट इसमें चलाया गया था। इनका मेन उद्देश्य क्या था, जिससे EPA का मेन उद्देश्य क्या था, ध्यान से सुनिए, इन्वायरमेंटल की क्वालिटी को संरक्षित तथा कंट्रोल करना इनका मेन एम था, पहला तुम्हारे पास। नेक्स्ट में लिख रखा पॉल्यूशन को रोकने और नियंत्रित करना इनका दूसरा उद्देश्य था। कौन कौन उद्देश्य था, पहला उद्देश्य इन्वायरमेंटल की क्वालिटी को मेंटेन करना, पहला उद्देश्य था, उससे कंट्रोल करना दूसरा उद्देश्य था, पॉल्यूशन को रोकना और नियंत्रित करना इनका तीसरा उद्देश्य था, ठीक। नेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन कमीशन में लिए गए निर्णय को लागू करना, ठीक, लागू करना जो 1972 में किया गया था, मानव पर्यावरण पे आधारित, पर्यावरण पर आयोजित हुआ था। अब इस टर्मोलॉजी का मतलब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बहुत सारे देश मिल के क्या कर दिए थे, एक साइन किए थे, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या कर दिए थे, बहुत सारे लोग मिल के क्या कर सकते, मिल के क्या कर दिए थे, एक साइन किए गए थे कि मतलब जंगल को बिना परमिशन के नहीं काटना। जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अमेज़न का जंगल है, ठीक, अमेज़न का जंगल अमेज़न खुद ही काट रहा है, तो हर देश उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप मत काटिए। क्यों, क्योंकि वो देखा जाए तो हमारी अर्थ का लंग्स माना जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा, तुम सोच सकते हो अमेज़न को सर्च करके देखना कितना भयानक जंगल है। अब सोचो उतने काट देंगे पेड़ को, साफ कर देंगे तो उतने
वन जीवन खराब हो जाएंगे, ऑक्सीजन खराब हो जाएगा, बहुत सारी लाइफ एक्टिविटी खराब हो जाएगी। तो उसे हर देश क्या कर रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई न काटिए। तो वही साइन किया गया था, बिना परमिशन के नहीं काट सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। प्रमुख प्रावधान यानी की प्रोविजन इनका, और वो प्रावधान क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लिखा उद्योगों मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रियां को विनियमित करना, मतलब नियम के अनुसार उन्हें चलाना है कि भाई इतना धुआं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, यदि पानी छोड़ोगे तो उसे साफ करके ही बाहर छोड़ना है। पर्यावरण को रोकना, ठीक है, इनकी मेन उद्देश्य था, ठीक है। खतरनाक मटेरियल का विनिमय करना, मतलब हाँ हेलो नमस्ते, जो खतरनाक मटेरियल उसका विनिमय यानी विनिमय करना, मतलब एक्सचेंज करना, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य था। इन्वायरमेंट मानकों को रूल का पालन करना, मतलब उसमें एक रूल बना दिया गया था, ठीक है, एक रूल बना दिया गया था कि इस रूल को आपको क्या कर देना है, फॉलो करना है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते इतना आप केमिकल बाहर फेंक सकते हैं या फैला सकते हैं, उतना ही करना है, उसी के अकॉर्डिंग अंदर किया जाता है। तो लिखा इन्वायरमेंटल मानकों को रूल को मानना, यदि नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। यदि कोई व्यक्ति अनुपालन न करे, मान लेते व्यक्ति मतलब व्यक्ति तो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो रही हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक यदि नहीं मान रहे हैं तो 5 साल की जेल तथा 1 लाख फाइन मार दिया जाएगा, ठीक। जैसे कोई भी फैक्ट्रियां बन रही तो ऐसा सोचो उसमें कोई ना कोई चीज़ बड़े बड़े इक्विपमेंट चल रहे हैं जो पॉल्यूशन जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। तो उन सबको क्या कर दिया जाएगा, 5 साल की जेल और 1 लाख फाइन लग जाएगा, रूल को यदि फॉलो नहीं करेंगे तो, ठीक। देखो भाई लाइट गई, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, यहाँ से कर दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास रूल को बनाने की व्यक्ति यानी उनका पावर जो मेन होता है, रूल को बनाने की शक्ति उनके पास होती है। इन्वायरमेंटल इशू का निर्माण, यदि मान लेते कोई इन्वायरमेंटल इशू हो उसका निवारण किया जाएगा, एक्चुअल में तुम्हारे पास निवारण है, ठीक है, उसका निवारण करना इनका मेन उद्देश्य होता है। गुरु कभी मेरा भी नाम ले लीजिए, क्या नाम है भाई, DRX अंतिमा मिश्रा जी, बताइए क्या ले लिया जाए, ठीक है। ठीक है, पढ़िए आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब सबका नाम मान लेते शुरू से लें, ये रवि जी हैं, शुभम जी हैं, ठीक है, उदय जी हैं, ठीक है, MK यूट्यूबर जी हैं, दीपक यादव जी हैं, ठीक, सब तो हैं भाई, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आते हैं, कोई टेंशन नहीं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंटल लिखा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है, कहाँ दिया क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक सिस्टम बना दिया गया था कि हमें इन्वायरमेंट को मैनेज करना, उसका मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है। जैसे अभी घर में आपके हैं पापा, तो पूरे परिवार को मैनेज करके ही चलते हैं कि कितना क्या करना है, सब कुछ ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, कैसे क्या उद्देश्य था, तो लिखा वही जो सेम टू सेम पीछे पढ़े उसी को यहाँ चेप देंगे ना, बाद में लास्ट में थोड़ा सा उद्देश्य लिख देंगे, बस अपना काम हो जाएगा। उसमें उद्देश्य हम ज़्यादा नहीं लिखे थे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिख देना, बस काम हो जाएगा। तो लिखा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे तुम सिस्टम को मैनेजमेंट कर सकते हो। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल रूपरेखा, मतलब एक स्ट्रक्चरल रूपरेखा है जो ऐसे उसी पे आपको सब कुछ चलना पड़ेगा, जिसे, ठीक है, जिसे संगठन और उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का प्रबंध व्यवस्थित और सही तरीके से करने का मदद करती है। मतलब कोई भी चीज़ हो रहा तो उसी पे वो चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट में लिखा, इसका मेन एम एजुकेशन इफेक्ट को कम करना, इनका जो मेन उद्देश्य था कि इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको इफेक्ट को कम से कम करना, नियम को सुनिश्चित पालन करवाना इन्हीं की जिम्मेदारी थी, और पर्यावरण कंट्रोल सुधार को बढ़ावा देना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। कौन कौन जिम्मेदारी थी कि पर्यावरण को कम से कम साइड इफेक्ट होना चाहिए, नियमों का पालन को सुनिश्चित करवाना इनका काम है, पर्यावरण को कंट्रोल को सुधारने की जिम्मेदारी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये सब जिम्मेदारी होती है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा EMS यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ISO, जो तुम्हारे पास ISO होता है, ISO कितना 14,000 होता है, इसका एक मानक होता है। जैसे अभी बड़ी बड़ी कंपनियां होती ना तो उनका लिखा रहता है ट्रेडमार्क ये 1986, अभी जो KGF मूवी देखे होंगे ना तो कहते हैं कि कल ने ब्रांड 1986 ऐसे लिखा रहता था ना, तो वही चीज़ होता है या, ठीक। तो ये तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनका जो की कंपोनेंट क्या होता है इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। की कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, लिखा इन्वायरमेंट को मैनेज करने की नीति यही बनाते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को एक्चुअल में मैनेज कैसे करना है। जैसे आपके घर में कि अगले महीना यहाँ न्योता बा, यहाँ
खादी देवे के बा, तेले के देवे के बा, है सब अपने आपके डैडी करते होंगे, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द पर्सन देखा जाए तो किसान घर से ही है, कोई थोड़ी ना बड़का राजा घर से हो गया, नहीं, ठीक है। तो वो सब नीति बनानी पड़ती है। उसी तरह से इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए एक नीति बनाई जाती है जो यही सिस्टम बनाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, पर्यावरण पहलू, कानूनी कार्य और पर्यावरण प्रबंध कार्यक्रम योजना लागू करना इन्हीं की जिम्मेदारी। कि जैसे नहीं बहुत सारे तुम्हारे पास योजनाएं लागू की जाती हैं कि अभी बरसात आएगा तो सरकार कहेगी पेड़, रोड के किनारे पेड़ लगवा दो, मान लेते 1000 पेड़ लगवाए, 100 पेड़ बचे, तो 100 पेड़ तो इन्वायरमेंट को मेंटेन करेगा। तो ये जिम्मेदारी इनकी है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास ये हो गया, इन्वायरमेंट तथा एम ऑब्जेक्ट को पूरा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन की व्यवस्था होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे उन सब के बारे में, ठीक है। ये होगा जैसे भी फॉरेस्ट गार्ड जो फॉरेस्ट को बचाते हैं, तो सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चला जाती हैं। इनका मेन उद्देश्य यानी इस सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या होता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इनकी तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ, मेरे पापा किसान है, मेरे डैडी भी किसान है, ठीक है। यानी अब तुम सोच सकते हो किसान किसी वॉरियर से कम नहीं है, सेना का समझ लीजिए दूसरे नंबर पे हमारे किसान ही है। पहली सेना जो हमारे देश की रक्षा करता, और दूसरी किसान जो हमारी रक्षा करता। अब कहेंगे हमारी रक्षा कैसे करता है, खाना न मिले, भोजन न मिले, कौन करेगा? इतना स्ट्रगल एक किसान ही कर सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। लागत की बचत, अब बताओ, यानी मेंटेन करने में हम सब कुछ जागरूक कर देंगे तो लागत में बचत हो जाएगी। सर भाई सर के सामने क्या बताऊं, क्या अजीब, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा नियमों का पालन करना इनका हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा, इन्वायरमेंट रिस्क मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी सब इन्हीं की होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को बारे में। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, की पॉइंट हो गया, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है। देखिए आपको एग्जाम में आएगा तो इसमें जैसे हम मेन बता दिए ना, तो इसी के अकॉर्डिंग और भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे आपके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ मेन पॉइंट हम लिखे हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास प्लास्टिक वेस्ट एज मैनेजमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये चौथे का तुम्हारे पास क्या होगा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, जितना पता होगा उतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उससे रिलेटेड ही पॉइंट। अब पॉल्यूशन तो भाई कोई तो तगड़ा लिख देंगे भाई। लिखा है आंसर एनी 2, कोई 3, अब कोई 2 करना पड़ेगा। लिखा है गिव डिटेल अबाउट द प्लास्टिक वेस्टेज एंड मैनेजमेंट, मतलब प्लास्टिक वेस्टेज क्या होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना, ये सब की जिम्मेदारी इसी में आती है। तो सबसे पहले समझते हैं प्लास्टिक वेस्टेज क्या होती है। अब दुनिया में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए मेरे भाई ना, अब सोच सकते हैं प्लास्टिक एक कितना गंभीर समस्या है। अब तुम यहीं पर बैठो, चुपचाप रहो यहीं पर, तो अपने अगल बगल देखो कितनी प्लास्टिक चीज़ें। अभी हम देखेंगे हमारे पास 2 प्रेजेंट टाइम में कुर्सी है, एक ट्यूबलाइट है। अब बताओ ये सब तुम्हारे पास है, ये इतना बड़ा तुम्हारे पास माइक है, ठीक है। उसके बाद जो पेन लिए थे वो प्लास्टिक है, ठीक है। पेन लिए हैं ये प्लास्टिक है। अब सोच सकते तो ये प्लास्टिक है, ठीक है। अब ये सब हो सकता है, इस तरह देखा जाए प्लास्टिक कॉमन हो गया। अभी बिस्कुट खाएं उसमें है, पन्नी में जो हमारे पास सब कुछ दे रहा है सब प्लास्टिक है। तो उसको वेस्ट भी अब कितना हमारे गंभीर होता है, अब उसको मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी होती है। बिना प्लास्टिक का कोई वर्क नहीं हो सकता, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। पहले ज़माने में कैसे होता था, ठीक है। प्लास्टिक वेस्टेज और मैनेजमेंट एक गंभीर समस्या, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो हर साल 350 मिलियन टन, अरे भैया वाह इतना हो गई हो, टन से अधिक प्लास्टिक उत्पादन होता है, जिसका बहुत हिस्सा लैंड फिलिंग, मतलब जमीन खोद के उसके अंदर डाल देते हैं। कुरकुरा भी, ठीक है, कुरकुरा है भाई, कुरकुरा तो अलग बात है, ठीक है। तो लैंड फिलिंग समुद्र ईटीसी के में कचरे के रूप में समाप्त होता है, मतलब नदियों में डालेंगे, नदी और गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे, तो ये सब चीज़ हमारे दिक्कतें हो रही हैं। तो ये हो रहा है पहला पॉइंट। दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक एक प्रमुख प्रकार है। सिंगल यूज मतलब क्या होता है, ऐसे प्लास्टिक जो एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में बाटल होगा, अभी घर में बाटल एक्चुअल में हम खरीद के लाते हैं, ठीक है। होता क्या, जैसे भी हम रेल यात्रा कर रहे हैं, पानी पिए फिर बॉटल फेंक दिए, फिर अगले स्टेशन पे लिए दूसरा पानी, तो ये एक बार सिंगल यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास होती है नहीं। देखिए आप यदि रूम लेके रहते हैं तो प्लास्टिक लाइए, उसको क्या करिए, जैसे सब्जी उब्जी निकालिए तो उसको सरिया कैसे रख दीजिए, ठीक। अब मान लेते तुम्हारे पास हफ्ता 10 दिन बाद हो जा रहा है, तो इसे किसी छोटी दुकान पे आप दे दीजिए, जैसे छोटी दुकान या सब्जी वाले को आप दे देंगे, ठीक। या दोबारा सब्जी को दे वाले को दे सकते हैं, या कोई छोटी दुकान जैसे गुमटी वगैरह है उस पर दे देंगे, यदि साफ रहेगा तो। नहीं कि अब उसी में और कुछ कर दिए, कूड़ा बोलते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे पास प्लास्टिक पॉल्यूशन इकोसिस्टम, वन जीव तथा मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह
है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में माइक्रो प्लास्टिक। अब देखो जो प्लास्टिक होते हैं हमारे जल में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, वायु को प्रदूषित करते हैं और फूड चेन के द्वारा हमारे बॉडी में पचड़ जाते हैं। कहने का मतलब पानी पी रहे हैं तो पानी प्लास्टिक के बाटल में रखे हैं, ठीक है, प्लास्टिक के बाटल में रखे हैं तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, सर वाह क्या करेंगे, ठीक है, किसी को दे देंगे और फेंक देंगे। हम संभाल कर रखेंगे प्लास्टिक को। काहे संभाल के रखोगे, अपने बाबू का जैसे मान लेते आज समझ के रखेंगे, ठीक है, अपने बाबू का जब वो डायपर होगा तो उसको करने के लिए क्या भाई, आप गजब हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो रहा। अब बताओ माइक्रो प्लास्टिक धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर जाएगा, शरीर के अंदर धीरे धीरे जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत करेगा। जैसे पानी अब मान लेते प्लास्टिक के बाटल में रखें तो दिक्कत होगी। ठीक है, इस समय देखो ट्रेंड चला है, ठीक है, और होना भी चाहिए भाई, ठीक है, मटका वाला, ठीक है, हम भी मटका लाए भाई, उसमें रखा जाता पानी, बड़ी शानदार लगता है। फ्रिज से तो एसी से जो फ्रिज होता है उससे बढ़िया ही लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे एक्चुअल में प्लास्टिक का उपयोग सबसे पहले, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करेंगे जी, ठीक है, बंद करेंगे, ठीक है, बंद करें। ठीक है, अभी देखो ये हो रहा है। नेक्स्ट में उपयोग की, ठीक है, उपयोग की गई प्लास्टिक को, ठीक है, उपयोग की गई प्लास्टिक को गहरे लैंड फीलिंग अच्छा करें, मतलब गहरा गड्ढा खान दे, उसके अंदर डाल देंगे, फिर ऊपर से 2-4 फीट मिट्टी डाल देंगे जो हमारे फसलें खराब नहीं कर पाएगा। ठीक है, पुनः उपयोग करना चाहिए, मतलब जो, ठीक है, जो तुम्हारे पास पुनः उपयोग मतलब एक बार आप यूज कर लिए प्लास्टिक तो ऐसा होना चाहिए दोबारा उपयोग कर सकते हैं। रिसाइकल की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब जो आप कबाड़ उबाड़ ले रहे हैं तो किसी कबाड़ी को दिए, कबाड़ी के दुकान पे देगा, वो फैक्ट्री में भेज देगा, तो इससे रिसाइकल होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग करें, मतलब ऐसा प्लास्टिक का उपयोग करें जो बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, ये होना चाहिए। और हो सके तो पानी की बाटल आप एक बार पैसा खर्च के स्टील का रख लीजिए, एक बार स्टील का रख लेंगे, ठीक है, लंबे समय तक चलेगा। और नहीं हो सके तो डल्लू लीजिए, लोटा लीजिए, देसी कल्चर वाला लोटा में पानी भर के रखिए, ऊपर से वो ऐसे प्लेट लगा दीजिए, उठा के पी लीजिए एकदम मस्त तरीके से। ठीक, हमारे डैडी यही करते हैं भाई। ठीक, अब उनको तुम बाटल में पानी दोगे तो गुस्सा आ जाते हैं कहीं खतरनाक शुद्ध देसी मनाई वाला तुम। ठीक है, तो वो होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशन के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे भैया प्लास्टिक का उपयोग ना करा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। ठीक है, ये हैं यहाँ से मस्त है भाई। ठीक है, अब देखिए तुम्हारे प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक को जलाएं नहीं, क्योंकि जलाएंगे तो हमारे पास एयर पॉल्यूशन होगा, यदि ऊपर फेंकेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, नदियों में फेंकेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा। इस तरह से देखा जाए तो आपको तगड़ा गड्ढा करना, 4-5 फीट खनना, उसके नीचे गाड़ देना। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास फसलें होती मान लेते हैं 5-7 फीट के अंदर, 2 फीट के अंदर अपना ग्रो वगैरह करती तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये गुरुदेव क्या होती है इनके बारे में हम चलते हैं। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा, हाँ, बट बहुत टाइम लगेगा भाई। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है, क्या लिख रखा, व्हाट आर द ड्यूटी एंड पावर ऑफ द स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी। मतलब स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी, स्टेट मतलब आपके राज्य में, डिजास्टर मतलब जैसे भूकंप आ गया, वो बाढ़ आ गई, और कोई आपदा आ गई, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, ठीक है, कहीं मान लेते हैं बहुत सारी दिक्कतें हो गई, जैसे कहीं कोई बस से जा रहा है, बस सब पूरा पलट गया, ठीक है, और उसमें कई जो लोग दिक्कत में आ गए, तो ये अथॉरिटी काम करती, तुरंत अपनी टीम को पहुंचाती वहाँ पर और तुरंत ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, और याद रखना भाई, जो एक्सीडेंट होते हैं ना, एक्सीडेंट जितने भी होते हैं, तुम सोचो एक्सीडेंट से मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है, 10 से 5% लोग मरते हैं। क्यों? ठीक है, तुरंत ऑन द स्पॉट मर गए तो अलग बात, नहीं तो देखेंगे मोस्ट ऑफ द पर्सन का जब कोई चीज़ टूटता तो ब्लीडिंग तगड़ा होती, तो ब्लड के निकलने के कारण से बहुत सारी चीज़ें मर जाते हैं आदमी। ठीक है, जलाना नहीं चाहिए, नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, लिखा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक गवर्नमेंट सिस्टम का अंग है जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 को, यानी 5 के तहत गठित किया गया था। मतलब ठीक है, साइक्लोन से मारते हैं, साइक्लोन, ठीक, अलग है चूत। अब सुनिए यहाँ से, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? इसके द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा गठित की गई थी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यह राज्य में, ठीक है, ये राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट की गतिविधियों की योजना बनाने, समन्वय तथा एक्टिविटी को मैनेज करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। राज्य में मतलब जैसे अभी राज्य सरकार CM जी बोल दें यूपी में कि जितने बाढ़ वाले एरिया हैं आज ही से बांध बनाना शुरू कर दो, और एक्चुअल में हो गया होगा। ठीक है, बांध बनाएंगे तो हमारे पास, ठीक है, जो टूटा रहेगा बांध उसको सही करेंगे, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास
ठीक है, बांध बनाना सही करेंगे। और मान लेते बाढ़ आ गया तो उस गांव वाले को पहले अलर्ट कर देगी कि भाई बाढ़ आने वाली है, आप किसी ऊंचे स्थान पे चले जाओ। उन्हें प्रॉपर भोजन पानी सब कुछ सुविधाएं उन्हें प्रॉपर करवाएंगे। कौन करता है? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम रहता है उनको नोटिस भेज देता है। तो ये अब गतिविधियों को योजना बनाने, समन्वय करने, मतलब उनको लेन देन करने पे, एक्टिविटी और मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की होती है। ठीक, ये देखा जाए भूकंप तो कभी कभी आता है, ठीक है। और देखा जाए बाढ़ वाले तो अपने ही। अभी तुम्हारे पास उत्तर कोरिया का था, कौन था उत्तर कोरिया को, जो किंग का नाम है, जो नकचिप्टा है, ठीक है। तो वो अब तुम सोचो बाढ़ आया ना, ठीक है, बाढ़ आया तो उसमें ये नहीं पूछा कि कहाँ क्या हो रहा है, उसके जो तुम्हारे पास है 17 या 22 लोगों को क्या करे, तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मार दिया। जो कर्मचारी थे, हाँ किंग्जो, ठीक। अब तुम सोचो जो कर्मचारी थे उनको यानी 20 या 22 लोगों को तुरंत गोली मार दिया। कहाँ है वो, कहाँ है, तुम बचा नहीं पाए आदमियों को। ये खतरनाक आदमी हो भाई ठीक है। अब उसमें से वो तो गोली मार दिया। यहाँ पर केवल और केवल बोल दिया जाए किंग्जो, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में बोल दिया जाए कि आप ये काम यदि कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट से, जैसे रोड बना दिए, बोलेगा रोड, बोल दिया जाए कि रोड 20 साल के अंदर यदि टूटे तो आपको 5 महीना, केवल 5 या 6 महीना आपको क्या ना जेल में रहना पड़ेगा। तो ये तो इम्पॉसिबल है अपने इंडिया में ठीक है। अब तुम सोचो केवल, अब ये सिंपल सा बोल दिया, कहें तुम बचा नहीं पाए ये सब खतरनाक बनाई बना, ठीक है। अब सोच सकते हो, तो वही चीज़ें होती, उनको योजना का एक्टिविटी को मैनेज करने की जिम्मेदारी डिजास्टर स्टेट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की। अब इतना सख्त रूल रहेगा तो भाई खतरनाक का रहेगा। इतना भी नहीं होना चाहिए, सस्पेंड वगैरह कर देना चाहिए था। अब तुम गोलियां मार दे रहे हो, मतलब कोई अगला पर्सन सोचेगा कि, जैसे मान लेते हैं हम वहाँ के वासी हैं, अब सोचेंगे भाई अरे भाई इसको बचाओ यार, नहीं बचाओगे तो हमको गोली मार देगा ये तुमसे खतरनाक टाइप में ये है। फिर क्या हो गया, अब तुम्हारे पास उनकी ड्यूटी वगैरह क्या होती है, ठीक है। ड्यूटी वगैरह क्या होती है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नीतियाँ बनाना, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या कर देना, नीतियाँ बनाने की जिम्मेदारी होती है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ साथ समन्वय में रखना, मतलब स्टेट लेवल से नोटिस भेजा जाएगा अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम पे भेजा जाएगा। डीएम क्या करेंगे, उसको समन्वय करेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे, ठीक। रोकथाम के लिए उपाय सुनिश्चित करना, मतलब रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा, उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में आपदा मैनेजमेंट से संबंधित एजुकेट और लोगों को जागरूक कार्यक्रम को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना कि भाई आपके एरिया में बाढ़ आने वाली है, ठीक है, ठीक है, आपके एरिया में बाढ़ आने वाली है, ये सावधानियां बरतिएगा। और हो सके तो मोस्ट ऑफ द केस में किसी ऊंचे और टाउन स्थान पे आप भाग जाइएगा, ठीक, बारिश के समय। और बारिश से पहले जो भी अपने पास पैसा वगैरह होना चाहिए, तो ये सब चल रहेगा, ठीक। तो वो सब उनको लोगों को एजुकेट करना, जागरूक करना, कार्यक्रम बढ़ाना। जैसे अभी उस गांव में जाना कि भाई बोलना बाढ़ आ रहा, इस बाढ़ आएगी, ठीक है, हाँ पहले अलर्ट कर देंगे, ठीक है, बाढ़ आएगी तो आपको थोड़ा सा स्विमिंग आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्हें सिखाएंगे उनको, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट की क्रिया की निगरानी करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो ये सामने तुम्हारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इनका पावर क्या होता है, आपदाओं से संबंधित नीतियों बनाने का आदेश यही देते हैं, आदेश देंगे कि ये नीति होनी ही होनी चाहिए। जैसे अपनी यहाँ सीएम है, वो बोल देंगे ये काम होना ही होना चाहिए, तो उनके पास वो आदेश यानी पावर है, वो करवा सकते हैं। राष्ट्रीय योजना को अनुमोदित करना इनकी जिम्मेदारी होती है। अनुमोदित मतलब जो सेंट्रल लेवल से जो सुविधाएं आ रही हैं हमारे पास स्टेट लेवल पे, उसको ला के देना, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर गाँव में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को स्वीकार करना इनकी जिम्मेदारी होती है। फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, तो वो होता है। फार्मासिस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है यदि देखा जाए तो, ठीक है, तो वो होता है। अपने एरिया में रहिए तो यही सब काम करिए भाई। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन कौन सा है जी, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा एयर, लिखा टू एयर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन का कॉज बताना तथा इफेक्ट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है। अब कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए, ठीक है। एयर पॉल्यूशन है ना, एयर पॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा, कॉज और इफेक्ट, मतलब सबसे पहले एयर पॉल्यूशन होता क्या है, कोई तुम्हारे पास कॉज और इफेक्ट बता देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एयर पॉल्यूशन दिया गया, तो ये पढ़ें, थोड़ा सा झटके देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन मतलब हमारे अगल बगल की जो हवाएं खराब हो जाती हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। अब कारण क्या होता है, फैक्ट्री से धुआं निकलने वाला, वाहनों से धुआं निकल रहा, ईंधन जलना, केरोसिन वगैरह, ये सब तुम्हारे पास निकलने वाली फैक्ट्री से होने वाली धुआं, वो सबसे हो सकता है
इफेक्ट। कारण क्या हो सकता है हमारे ऊपर? अस्थमा यानी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमा तथा लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। इन्वायरमेंट मैनेज हो, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। उसके साथ इकोसिस्टम हमारे धीरे धीरे खराब हो जाएगा, देखने में कमी हो जाएगी। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? क्लीन एनर्जी का प्रयोग करें, जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। व्हीकल का उपयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस हो गया, टेम्पू हो गया। अब टेम्पो से करेंगे तो किसी को रोजगार भी मिलेगा, समय भी बचेगा, वातावरण भी मेंटेन होगा, ठीक है। अधिक वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एजुकेट द पीपल, लोगों को क्या करें? एजुकेट करें, जो सबसे ज़्यादा तगड़ा काम करेगा, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी? चलो पहले इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। कह दिया, ये देखो हमने तीनों देख लिया है यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास चौथे का पहला क्वेश्चन क्या लिखा? कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एसिड रेन। अब एसिड रेन, अब इसको नहीं समझ में आता तो अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव आपको लिखना, यानी अम्लीय वर्षा हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, इसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एसिड रेन के बारे में, यानी एसिड रेन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, ठीक है। यानी एसिड रेन पहले होता क्या, किसके कारण से होता है, और इसका दुष्प्रभाव यानी इसका प्रभाव आपको बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये आपके सामने एसिड रेन हो रहा, ठीक है। एसिड रेन कह रहा है, देखिए आप, पॉल्यूशन एयर, मतलब जो ऐसी बारिश हो जिसमें थोड़ा सा अम्लीय नेचर का होता है, ठीक, जिसे बारिश, पहली बारिश बोला जाता है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो कहते हैं पहली बारिश हुई तो एसिडिक, इसलिए मम्मी उम्मी आपकी बोलती होंगी पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। तो लिखा है एसिड रेन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो तब होती है जब हमारे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यक्स क्यों लिखें? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो सकता है, ठीक। ये हो जाएगा। जैसे हानिकारक गैस यानी गैसों वातावरण से मिलकर अम्ल का निर्माण करते हैं और वर्षा के रूप में अर्थ पे गिरते हैं, जिसे एसिड रेन कहा जाता है। मतलब सिंपल सा क्या कर देते हैं, नोएडा में हमारे यहाँ 2 केस मिल गया है, अलर्ट हो जाइए, क्या कोरोना, ठीक है। नहीं, अपनी इम्यूनिटी इस समय स्ट्रांग रखिए, ग्रीन वेजिटेबल तगड़ा पीटिए, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा जाने से अवॉइड करिए, क्योंकि आ गया है तो आपको अलर्ट हो जाना। आप एक एजुकेटेड, आप जान ही रहे सब कुछ कोरोना के बारे में, ठीक है। आप देख चुके हैं, अपने सामने से देख चुके हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, आपको जान रहे हैं कि ये वाला पर्सन हमको तगड़ा मारेगा, ठीक है, ये मारेगा, तो इससे इसके अगल बगल जाइबा नहीं करेंगे, जाएंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे कि इसे दूध तमाचा हमारी लपड़ी याद है, ऐसा होना चाहिए। तो यदि आ गया है, ठीक है, आ गया तो आप अलर्ट हो जाइए, अपने घर वालों को, अपने फैमिली, आप जहाँ रह रहे हैं, आपकी फार्मासिस्ट की ड्यूटी ही है, अपने अगल बगल क्या कर दीजिए, ठीक है, मेंटेन करिए। क्या दे रखे हैं? फांस नहीं जा रहे हैं बाहर, अरे किसी तरह से गमछा लपोट दिए, शुद्ध देसी बन के जाइए भाई, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए, इम्यूनिटी थोड़ा सा बूस्ट करके रखिए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल खाइए, पब्लिक प्लेस पे जाने से थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि आपका एग्जाम है, घर में रह के आराम से बैठ के पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उतना नहीं होगा जितना पहले था भाई, ठीक है। एसिड रेन कहलाता है। एसिड रेन का प्रभाव सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी पर पड़ता है। ये सोचो, जीव जंतु पे पड़ता है। अब जीव जंतु हमारे पास, जैसे हम सब लोग हैं, एसिड रेन हुआ, घर के बाहर आ गए, बट पानी वाले जो जीव जंतु हैं वो कहाँ भाग सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए एसिडिक होगा तो जीव जंतु पे प्रभाव पड़ेगा। पेड़ पौधे डैमेज हो जाएंगे, बताओ, पेड़ पौधे डैमेज हो जाएंगे, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, वो खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जीवों को प्रभाव हो सकता है, ठीक है, ठीक। ये हो गया। यहाँ से कॉज देखा जाए तुम्हारे पास, ठीक है, ये कॉज यानी तुम्हारे पास कारण कि सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारे पास मेन कारण। अब एक्चुअल में होता क्या, ध्यान से सुनिए, यही हमारे सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, H2O से क्या कर देते हैं, अभी मैकेनिज्म आपको बताएंगे, ठीक है, कहने के लिए कहेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसी मैकेनिज्म को मेंटेन करके, देखिए यही मैकेनिज्म है, इस सल्फर डाइऑक्साइड H2O से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सल्फर यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो हमारे लिए बहुत एसिडिक नेचर का होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, मेन कारण होता है। मेन सोर्स कहाँ से निकलता है, ये सब चीज़ें जो एसिड पॉल्यूशन करता है। जीवाश्म ईंधन, कोई कोयला जला दिया, कोई ऑयल, ठीक है, ऑयल मतलब केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कुछ भी हो सकता है, उन सब का दहन करेंगे तो हमारे पास जो भी गैस निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, अब वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी, वातावरण से कांटेक्ट में आएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फैक्ट्री उत्सर्जन मतलब फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं। व्हीकल से, ठीक है, निकलने वाले धुआं, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वोल्केनिक हो जाएगा, वोल्केनिक यानी विस्फोट जो होता है उससे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास है
हाँ भाई, हो सकता है एग्जाम कैंसिल, ये कब्बो न सोचिएगा भाई, ठीक है, कब्बो नहीं सोचिएगा। और यदि सोच रहे हैं ना तो ये सामने हम आपको पेपर दिखा देते हैं, ये सामने पेपर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, कोरोना आया था 2023 में, पीक पे था, बट कोरोना आने के नाते क्या कर दिया गया, पूरा जून टाल दिया गया, फिर पूरा जुलाई टालने की कोशिश की जा रही थी, बट 15 जून 2023 को पेपर कराया गया था। 15/7 मतलब वो चला गया था जुलाई में, ठीक है, जुलाई में हो गया। तो ये प्लीज़ आप मत सोचिएगा भाई, क्यों, क्योंकि ठीक है, नेचर है भाई, वो सब कोरोना वोरोना है, ठीक है, वो कर सकता, बट उतना एक्टिव अब की बार नहीं रहेगा, क्योंकि अब सब लोग जान गए हैं, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हैं, ठीक है, ये मत सोचिए कि आज से सोच ले कोरोना आ गया तो पढ़े नहीं करें, तो ऐसा मत सोचिएगा भाई, नहीं, ठीक, हमारा माइंड है, सोच लोगे एक बार ना तो कहेगा है नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या कर देते, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल से मिलकर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, प्लस में HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास प्रभाव क्या होता है, सबसे पहला प्रभाव क्या होगा, पर्यावरण पे, हमारी मिट्टियाँ खराब हो जाएंगी, पेड़ यानी पानी खराब हो जाएगा, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, एक्वाटिक लाइफ भी खराब हो जाएगी, तो ये सब खराब होने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक है, जैसे मकान हो गया, इमारत, जैसे प्रेजेंट टाइम में ताजमहल, ये धीरे 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 खराब हो जाएंगे, ठीक, ठीक है। ये मत सोचिए कि पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, देखिए जितना जल्दी पेपर हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या लिखा, यानी इमारत खराब हो जाएगी। अब तुम्हारे पास बड़े बड़े मकान भी, ताजमहल, अभी ताजमहल देखा जाए तो मार्बल का, व्हाइट मार्बल का बना हुआ, उसी के बगल में मथुरा में रिफाइनिंग कंपनी थी, उससे जो भी पॉल्यूशन हो रहा था एसिड रेन के जरिए वहाँ पर गिरे, तो वहाँ पर उसको नोटिस दे दिया कि भाई अपनी कंपनी तुम कहीं और ले जाओ, हमारा ताजमहल खराब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दुनिया का 7वां अजूबा भाई, ठीक है। तो ये हो गया। मानव स्वास्थ्य पर स्किन प्रॉब्लम होगी, फूड चेन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब प्रिवेंशन कैसे करना है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन की कमी करना, गाड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम पॉल्यूशन करें, ठीक, पीपुल को, लोगों को क्या करेंगे, थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास काम हो जाएगा एसिड रेन का, ठीक है, कईयों कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है वाहन प्रदूषण, वाहन प्रदूषण मतलब व्हीकुलर पॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये गुरुदेव क्वेश्चन में कैसे पूछा हुआ है, ठीक है, लिख रखा है तुम्हारे पास, वाहन से होने वाले प्रदूषण के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। वाहन प्रदूषण मतलब क्या दे रखा, व्हीकुलर पॉल्यूशन दे रखा है। अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, सिंपल सा, ऐसा प्रदूषण जो किसके कारण से होता है, हमारे गाड़ियों के कारण से होता है, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास बोल रहे हैं, ठीक। सर इसका PDF चाहिए तो मिल जाएगा भाई। व्हीकुलर पॉल्यूशन यानी वाहन प्रदूषण क्या होता है, लिख रखा, वाह, यानी लिखा व्हीकुलर पॉल्यूशन उस हानिकारक उत्सर्जन को कहा जाता है जो मोटर वाहन हो, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल आदि से वायुमंडल में छोड़ा जाता है, यानी आदि से जो निकलने वाला धुआं है वो कहाँ पर निकला जाता है, वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, उसी को हमारे पास क्या बोलते हैं, व्हीकुलर पॉल्यूशन बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जानते हो इसे एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि धुआं निकालेगा तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये आप डिफिनेशन समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। यह वायु यानी पॉल्यूशन के मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। तो अभी कौन सा, एयर पॉल्यूशन का सबसे मेन स्रोत होता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास वाहन से निकलने वाले तुम्हारे पास पॉल्यूटेंट हो जाएंगे। पॉल्यूटेंट मतलब कारक जो होते हैं जो एक्चुअल में पॉल्यूशन करते हैं, तो यानी वाहन से क्या निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, जो बड़ी खतरनाक होता है, इससे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड बैठा हुआ लेकर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, नेक्स्ट में तुम्हारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो तुम्हारे पास एसिड रेन का कारण बन रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ पार्टिकुलर मैटर मतलब जो सूक्ष्म, छोटे लिख देते हैं, छोटे जो पार्टिकल निकलते हैं वो हमारे वातावरण में चले जाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ हो सकता है, ठीक है, ठीक। अब ये हो गया जो श्वसन में, अब बताओ ये पार्टिकुलर जाएंगे जो सांस लेने में हार्ट रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न करेंगे, ठीक है, जिससे दिक्कतें होंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक तरह का पॉइजन गैस होता है, जिसे CO से रिप्रेजेंट किया जाता है, CO से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये सब तुम्हारे पास क्या लिखिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट सॉरी, हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक। अभी जितने हानिकारक रहेंगे हमारे लिए, अब सोच सकते हो कितने हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ये अब क्या कारण हो सकता है, ठीक है। कोई बंदा फॉसिल फ्यूल जलाएगा, चाहे डीजल होगा, पेट्रोल होगा, केरोसिन का उपयोग करेगा, इन सब से जाहिर सी बात नहीं करेगी, लंग्स का बहुत इफेक्ट होगा, सही है, ठीक है। व्हीकल का यानी क्या होगा, खराब होना, मतलब ऐसी गाड़ी ले ली है, भाग 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 धुआं फेंक रहा है,
तो पॉल्यूशन तगड़ा करेगा, खट 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 चल रहा है तो ऐसे तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, क्या रिप्लाई करना है? नहीं भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, स्टार्टिंग में बता दिया गया है। ठीक है, आप एकदम से स्टार्टिंग में जाइएगा, वहाँ पर बता दिया गया कितना एक्चुअल में प्राइस है। ठीक है, मेल करें। ठीक है, व्हीकल का खराब होना। दूसरा, ट्रैफिक में यानी फंसना, यानी ट्रैफिक तुम्हारे पास हो गया, फंस गया, अब वहाँ भड़बड़ भड़बड़ आप कर रहे हैं, ठीक, और धुआं निकलेगा, चार जानिए और तो खराब होंगे। ठीक, ये हो गया। पुराने व्हीकल का इंजन, ठीक है, पुराने व्हीकल का, ठीक है, पुराने व्हीकल का इंजन खराब होना। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, चल ही नहीं रहा जी। खराब होने से भी क्या हो सकती है, ठीक है, पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो सकता है, खराब होने से भी हो सकता है। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में, ये कारण हो जाएगा। नेक्स्ट में, अब यदि व्हीकल से होने वाले प्रभाव यानी, ठीक है, इफेक्ट क्या होता है, श्वास संबंधी रोग जैसे अस्थमा होगा, सीओपीडी होगा। बहुत सारे लोगों को जब गाड़ी का धुआं निकलता है तो देखेंगे सूंघने में मजा आता है, ठीक, बट रियलिटी में देखा जाए बहुत खराब है। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम होगी, देखने में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये सब तुम्हारे पास दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, अब रोकथाम के लिए देखा जाए तुम्हारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। ठीक, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से बस हो गया, टेम्पू हो गया, अब इन सब का उपयोग करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे टेम्पू वाला अब दिन भर खड़ा रहे, रोजगार ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निकलेंगे लोग, ठीक है, तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। वाहनों का रेगुलर रख रखाव रखें। रख रखाव मतलब वाहन यदि खरीद लिए हैं, अब बताओ 1.5 लाख का गाड़ी खरीद सकते हो अपाची पल्सर, बट उसकी सर्विसिंग नहीं करा सकते, ऐसा मत करिए भाई। ठीक है, दिल टूट जाता है भाई। ठीक, तो ये हो जाता है रोकथाम। वाहनों का रेगुलर रख रखाव करना मतलब सर्विसिंग कराएंगे, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेडिकल वेस्टेज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, क्या लिख रखा है, बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होता है। ठीक, इसको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होता है, सिंपल सा, मेडिकल से निकलने वाले, हॉस्पिटल से निकलने वाले जो भी कचरा होता है उसको बायोमेडिकल वेस्टेज कहते हैं। अब काहे निकलता है, किसी का पट्टी उट्टी बांधे, खून पोंछ के साइड में कर दिए, घाव पोंछ के साइड में कर दिए, किसी का ड्रेसिंग किए, पोंछ के साइड में कर दिए, ऑपरेशन कर रहे हैं, डिलीवरी हो रहा था, इन सबसे कोई ना कुछ वेस्टेज निकलेगा। ठीक है, या इंजेक्शन लगाएं, ऐसा थोड़ी नहीं इंजेक्शन साफ करके रख देंगे दूसरे दिन लगाएं, ऐसा नहीं, उसे फेंकेंगे ना। ठीक है, जो टिकिया हो गई, सब कुछ बायोमेडिकल वेस्टेज है। अब उसको इधर उधर प्लीज आप मत फेंकिएगा, नहीं तो आपके लिए पिलांती लग सकती है भाई। उसके लिए आपके हॉस्पिटल यदि खोले हैं तो MPCC आते हैं, MPCC वाले आते हैं, वो पूरा ले जाते हैं यहाँ का। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्टेज वह कचरा होता है जो या जानवरों के निदान, उपचार और तुम्हारे पास टीकाकरण, जैविक पदार्थों के परीक्षण, रख रखाव या उत्पादन के दौरान उत्पन्न होता है, उसी को बायोमेडिकल वेस्टेज कहते हैं। सिंपल सा क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास, जैसे किसी जानवर तथा मानव का हम निदान कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, जैविक पदार्थों का परीक्षण कर रहे हैं, मतलब जैसे लैब वगैरह में होता है। ठीक है, अब बताओ उसमें स्लाइड खराब होगी, इंजेक्शन खराब होगा, सब कुछ खराब होगा, तो उनसे रख रखाव के जो भी तुम्हारे पास वेस्टेज उत्पन्न होता है सबको बायोमेडिकल वेस्टेज कहते हैं, जो सामने दिया गया है। अब कारण क्या हो सकता है, देखिए, हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक हो गया, प्रैक्टिस पर्पज के लिए बढ़ती स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब जितनी ज़्यादा हॉस्पिटल बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा बायोमेडिकल वेस्टेज निकलेगा। शहर में देखेंगे पहले 1-2 हॉस्पिटल रहा करता था, चौराहा देखेंगे कईयों मेडिकल स्टोर खुल गए हैं। वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीन सर्जिकल तथा ट्रीटमेंट के दौरान उत्पन्न कचरा भी दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ भाई, लिख सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला परीक्षण और यानी लिखा अनुसंधान यानी गतिविधियों से क्या कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। जानवरों के उपचार और चिकित्सा से भी निकलने वाला जो वेस्टेज है, इससे भी निकलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। इफेक्ट देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, इफेक्ट देखा जाए, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पे तगड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट में पर्यावरण, ठीक है, प्रदूषण, मतलब पर्यावरण क्या हो जाएगी, प्रदूषण हो जाएगी। अब बताओ मानव स्वास्थ्य पे तगड़ा, यदि देखेंगे, आपसे अनुरोध है, आप ट्रेनिंग के दौरान जाइएगा तो कोई भी पेशेंट आए तो इन्फेक्शन हुआ तो आप ग्लव्स पहन के उसे ड्रेसिंग करिएगा, नहीं तो इन्फेक्शन आपके अंदर जाएगा तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे केस हम देखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे केस देखे हुए, तभी नए नए फार्मासिस्ट हमारे यहाँ जब आए थे। ठीक है, हमारे यहाँ नए नए जब फार्मासिस्ट आए थे तो कोई पहुँचल तुरंत पट्टी सुई करें बिना ग्लव्स। ठीक है, टाँका लगाते थे, नहीं तो चलिए पोसते थे, ब्लड उनके था। अब बताओ, इसमें सूक्ष्म पोर होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं। भाई लाइट बड़ी कट रहा है। ठीक है, अभी कटवा नहीं किया था, तो ये दिक्कतें हो सकती है। आपसे अनुरोध है ऐसा थोड़ा सा रख रखाव करिएगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे एक दोस्त में एक ग्रुप में थे, उसको हेपेटाइटिस हो गया, तो फिर वैक्सीन जाके
हमें भी टाइफाइड हो गया था, ठीक है, एक बंदा था, अब उसे इंजेक्शन हम लगा रहे थे तो लगा दिया। तो अब सोचो ऐसे लगा रहे थे, इसमें लगाने के बाद निकाले हम तो तुरंत ऐसे जैसे नहीं पैरा ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे हटाया चाहा तो उसके बाद ऐसे लग गया, यहीं पर लगा था, ठीक है, यहीं पर लगा था। तो फिर हम उसको, ठीक है, फिर 2 दिन के बाद हमने टाइफाइड चेक करवाया, एक्चुअल में निगेटिव निकला था, बट हम थोड़ा सा क्लियर हो गए थे। सर डॉक्टर से पूछे तो कहे थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह 2-3 दिन ले लेना, काम हो जाएगा दोनों टाइम। तो हम ले लिए थे भाई, ठीक है। तो बीमारियों से मजाक नहीं, क्योंकि बीमारियां बड़ी बड़ी की धज्जियां उड़ा देता है, ठीक है। तुम सोचो हमारी इम्यूनिटी संभाल लेगी ना, तो बैक्टीरिया इंसान होगा ना तो इम्यूनिटी कुछ नहीं कर पाएगी भाई, ठीक है। बचाती है, हम रियलिटी मानते हैं, WBC होती है, ठीक है, प्लीज, यानी तुम्हारे पास लिम्फोसाइट सेल होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैगोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सब लड़ते हैं, बट होने का चांस रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, अपने तरफ से सतर्क रहिए। पर्यावरण प्रदूषण पहला प्रभाव, जल स्रोत की टॉक्सिक होना, जो बायोमेडिकल वेस्ट। अब बताओ तुम कोई चीज़ लिए, सुई लगाए, नदियों में फेंक दिए, तो वो जो बीमारी तो नदियों में फैली, किसी मछली में जाएगी, फिर हमारे शरीर के अंदर यदि आप खाएंगे तो उसके अंदर चली जाएगी। तो ये हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसको मैनेजमेंट करने का कईयों स्टेप दिया गया है। पहला तुम्हारे पास क्या लिखा, कलेक्शन करना। कलेक्शन मतलब देखा जाए तो तुम्हारे पास अभी हॉस्पिटल में देखेंगे ऐसे छोटा छोटा डिब्बा रखा रहता है, तो अलग अलग कलर का डिब्बा रखा होता है, देखेंगे ना, अलग अलग कलर का डिब्बा रखता है कि भैया इंजेक्शन इसमें बेचेंगे, प्लास्टिक इसमें बेचेंगे, शीशा वाला इसमें फेंकेंगे, ऐसे तुम्हारे पास होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो ये होता, अब उसको हम क्या करेंगे, कलेक्शन, देखिए इकट्ठा किए, सेग्रीगेशन करने के लिए, सेग्रीगेशन पहले पहले एक ही डिब्बा में होता था, फिर सिग्रीगेट किया जाता है, यानी अलग किया जाता है, बट अब अलग अलग होता है। जो जानकारी यदि आपका थोड़ा सा इसके नॉलेज रहेगा, ठीक है, हॉस्पिटल में जाइएगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो इधर उधर फेंकेंगे तो भाई सीनियर डॉक्टर रहेंगे तुरंत तमचिया देंगे, ठीक है, पहले वो बताएंगे, ठीक है, आप बताएंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। सेग्रीगेशन, उसके बाद तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन करने के बाद उसको अलग अलग करेंगे, ठीक, अलग अलग कर दिए। उसके बाद हम आई जो हॉस्पिटल आएंगे, हॉस्पिटल में जो बोले ना MPCC वाली गाड़ी आएगी, वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगी, ठीक, ठीक नहीं रहा सही से भाई, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रीट किया जाएगा, ट्रीट मतलब क्या कर दिया, ऐसा नहीं कि उससे तुरंत वैसे डैम्पिंग कर दी जाती है, तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, ठीक है। बिल्कुल कंपनियों में जाती थी, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है रिसाइकल करने का, उससे करते हैं, फिर डिस्पोजल कर दिया जाता है, डिस्पोजल मतलब निपटारा कर दिया, जैसे गड्ढे के अंदर चाहे बड़ी सारी, ठीक है, कंपनियों को दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक। ये तुम्हारे पास हो जाएंगे इनके बारे में, ठीक। तो बायोमेडिकल वेस्टेज का आएगा तो तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, और भी बना के यहाँ लिख सकते हैं भाई, ठीक है, जैसे नए आए तो और बना कर लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में आते हैं कारण, ये तुम्हारे पास हो गया। और तुम्हारे पास इफेक्ट क्या होगा, मैनेजमेंट करने का स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है नॉइज पॉल्यूशन। गुरुदेव क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन, मतलब बल भर आप डीजे बजा रहे हैं, जैसे पास हो गए ना, लावा भाई बड़का डीजे बजावल जाए, ठीक है, तो उससे पॉल्यूशन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास लिखा नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट 2002, मतलब इस पे भी नॉइज पॉल्यूशन होता क्या, इसको रेगुलेट करने में तथा कंट्रोल करने वाले रूल बनाए गए हैं कि भाई रात के 11-12 बजे बाद डीजे बजाएगा तो थपड़ी वो करिए पुलिस लोग, ऐसा होता है, ठीक। बट पार्टी फंक्शन में वगैरह चला सकते, बट बेवजह चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, उसको हो गया। तो रूल यानी नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, देखो नॉइज पॉल्यूशन क्या होगा, डीजे पर बाजेगा पास होकर, यस बजाते हैं भाई, अब तो नहीं, पहले रियलिटी। अब तुम सोचो हम क्लास 5th में थे, ठीक है, तो हमारे गांव बहुत सारे लड़के थे लवंडे, 10th पास हुए थे, डीजे लगवाए थे और लिट्टी चोखा बना था, 10th पास हुए थे, हम 5th में थे, तो भाई जल्दी जल्दी कोई पास नहीं होता था भी। उस सोचो उसमें से हमारे गांव में 8 लड़के थे, ठीक, हमारे भैया सीनियर थे। अब तुम सोचो 8 लोग थे, तो उसमें से केवल 2 लोग ऐसे थे जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे, और 6 लोग ऐसे थे, ठीक है, जो आधा से ऊपर तुम्हारे पास लोग थे जो तुम्हारे पास क्या कर रहे थे सेकंड डिवीजन, और एक लोग ऐसे 3rd डिवीजन पास हुए थे, ठीक है। अब तुम सोचो डीजे खेत में लगवाए थे, यही सीजन था, ठीक है, जब मई जून था, ठीक है, अप्रैल जून में रिजल्ट निकलता था, तो डीजे लगवाए थे, लिट्टी चोखा लगा था, बल भर खाया गया था, ये खुशी थी। बट अब हाई स्कूल कोनो महत्व नहीं है ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में समझिए क्या गुरुदेव। नॉइज पॉल्यूशन कोई अनवांटेड, अनरिलेवेंट और हानिकारक साउंड को कहा जाता है जो हमारे पास नेचुरल संतुलन को बिगाड़ता है। मतलब चुपचाप ऐसे बैठे, डीजे खतरनाक टाइप में चला दिया, मतलब आपका कंसंट्रेशन, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, ठीक है, सब कुछ गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसी को एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। और ह्यूमन हेल्थ और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, उसी को नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। अब तुम सोचो इतने खतरनाक डीजे आ गए भाई ना, ठीक, अभी हम ठीक है गए थे अपने भैया के शादी में, ठीक है, मतलब फुआ के लड़के थे, वहाँ उनके शादी में गए थे। अब
वो जो हो कर रहा था, इतना भयानक डीजे था। हम किचन में थाली ले गए, तो अब जो बर्तन रखने वाला होता है, जब डीजे बजाए बेस, तो थरिया ऐसे ऐसे जंप कर रहा। हम कहें भाई बूढ़ बूढ़ आदमी नहीं है तो तुरंत नहीं पड़ चाहिए हमें, ठीक है। तो अब सोचो इतना खतरनाक था, ठीक है। तो इतना भी नहीं बजाना चाहिए भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो नॉइज पॉल्यूशन कोई अनवांटेड अनरिलेवेंट हानिकारक साउंड हो जो हमारे नेचुरल संतुलित को बिगाड़ दे और ह्यूमन हेल्थ पे तगड़ा प्रभाव पड़े या पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़े, उसे नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। पहले तबला वबला रहता था तो बल भर बजाते थे, अब तो डीजे चल गया, ठीक है। बिना डीजे के बारात जाएंगे तो समझ लो बउकर समझेगा। और डीजे बांध देहला, ठीक है। डीजे यदि बांध दिए हैं तो हिंदी गाना चलाएंगे तो कोनो जैवन के लवंडा पार्टी। जब तक भोजपुरी नहीं चलेगा तब तक फील भी नहीं आती उन सबको ऐसा होता, हमें भी ये। तो स्रोत में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, कहाँ से नॉइज पॉल्यूशन होता है? यातायात, ट्रैफिक, मतलब क्या होगा ट्रैफिक, इसमें तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा होता है। फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री गतिविधियाँ, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनसे भी, ठीक है, एयर नॉइज पॉल्यूशन होता है क्योंकि आवाज़ करता है, ठीक है। सार्वजनिक कार्यक्रम होने के कारण से, जैसे सार्वजनिक मतलब क्या होगा, कहीं शादी हो गई, क्या हो गई तुम्हारे पास, कहीं शादी हो गई, ठीक है। उसके साथ साथ किसी का बर्थडे हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास किसी का बर्थडे हो गया, डीजे लगवा दिए, नाच लिए, तिलक हो गया, ये सब चीज़ें सार्वजनिक कार्यक्रम के अंतर्गत होती हैं, ठीक। पटाखे जला दिए, उससे हो गया। और एक याद रखना, तुम्हारे पास सोशल फार्मेसी में 2024 में पूछा गया था, एयर जेट 2023 में पूछा गया था, एयर जेट से सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि एयर जेट जब लैंड करता था, बस जब फ्लाइट करता है तो बड़ी तगड़ी आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन यानी एयर जेट जो होता है जो सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन करता है, ठीक। ये आप नोट कर लेना, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आते तुम्हारे पास प्रभाव। इनका प्रभाव क्या होता है? हेल्थ इशू, यानी सुनने में कमी हो जाएगी, मतलब एयर नॉइज पॉल्यूशन होगा तो आपका कान डैमेज हो जाएगा, तो आपको सुनने में परेशानी हो जाएगी, तनाव हो जाएगा, चिंता हो जाएगा, ठीक, दिक्कत हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। स्लीपिंग मतलब सोना, मतलब क्या होगा, सोना मतलब वो ना मत समझना, ठीक है। स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सही से आप सो ही नहीं पाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ। अब तुम्हारे पास नॉइज कंट्रोल और रेगुलेशन रूल 2002, मतलब तुम्हारे डीजे से नॉइज पॉल्यूशन होता है। यस सर भाई, अरे डीजे से कहीं नहीं पॉल्यूशन होता भाई, सबसे होता है, ठीक है। इसीलिए आपने शादी में क्या बानिएगा क्या बना बाबू, ठीक है, ढोल बांध दिया और साइकिलिया जो नहीं बैठ के ले जाना है, साइकिलिया पर वहाँ भोपू बांध देना, पीछे होता मशीनी, और तबला वाला पीतर जाना तड़मड़ तड़मड़ दुल्हनिया नहीं आएगी बेइज्जती तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो लिखा है नॉइज कंट्रोल तथा रेगुलेशन रूल 2002, मतलब 2002 के तहत देखा जाए तो इसमें क्या किया गया था, इसमें कहा गया था कि हॉस्पिटल हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या था, देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ पर पेज एक्चुअल में होना चाहिए था कोई बढ़िया यार, तो मज़ा आएगा। चलो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ हाँ इंटरनल करवा दिया जाएगा शादी में, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या, जैसे मान लेते ये आपका हॉस्पिटल है, कोर्ट है, कॉलेज है, तो इसके 100 मीटर इर्द गिर्द में आप डीजे नहीं बजा सकते हैं। हॉस्पिटल रहेगा तो कब्बो नहीं बजा सकते हैं डीजे, और मान लेते स्कूल चल रहा तब नहीं बजा सकते, नहीं तो सब लड़के नाचने लगेंगे, टीचर उचर संभाल ही नहीं पाएंगे कहीं भोजपुरी गाना चल गया तो टीचर अब नाचने लगेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। यहाँ पर ना कोर्ट है, ठीक, वहाँ पर इसके 100 मीटर के इर्द गिर्द में आपको डीजे नहीं बजवाना, गाना नहीं बजवाना है। तो लिखा है हॉस्पिटल में 100, यानी हॉस्पिटल के 100 मीटर एरिया में, यानी 100 मीटर लिखना चाहिए, 100 मीटर एरिया में नॉइज साउंड नहीं बजाना। जैसे साउंड मतलब डीजे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो ये आपको नहीं बजवाना है, ठीक है। इससे हॉस्पिटल, कॉलेज, कोर्ट भी शामिल है, देखो सब शामिल है, मतलब इसके इर्द गिर्द आपको नहीं बजवाना है, ठीक। अब मान तो कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, बजवा दिए, रिदम खराब हुआ उसका, हार्ट का मैच कर गया किससे, आपके बेस से, चल गया, टपक गया, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कब बंदे का परिवार उजड़ जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थल पे मतलब डीजे आपको नहीं बजवाना चाहिए। देखिए उसका टाइमिंग होता है, इसके बीच में आप बजा सकते, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा। बारात हो गया और तुम्हारे पास उत्सव हो गया, उत्सव नहीं लिखें, उत्सव हो गया, ठीक है। रात 11 बजे के बाद आप नहीं जा सकते हैं, बट पुलिस क्या करती, चलो अभी पार्टी फंक्शन है, बजा ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट ज़्यादा रात तक आप नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि और अगल बगल भी सो रहे होंगे, ठीक, डिस्टर्ब होंगे, दिक्कत हो जाएगी। सोसाइटी एरिया में नहीं बजा सकते। सोसाइटी एरिया मतलब ऐसी सोसाइटी जो डेवलप हो, जैसे आर्मी वाले हों, ठीक है, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, इस कॉलोनी में आप बजा नहीं सकते हैं, ठीक। ये रूल के अकॉर्डिंग होता, बट सब चलता भाई, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में बोलते नहीं है। तो क्या, जैसे हमारे
कॉलोनी बजवा रहे हैं, आपके यहाँ पार्टी है, ठीक है, आपके यहाँ पार्टी है तो थोड़ा बहुत बजा के मस्ती उसे करबा करेंगे, ठीक, बोल नहीं सकते, बट थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब हो तो यदि कोई एप्लीकेशन डालेगा तो उस पर पुलिस आपको कार्रवाई कर सकती है, बट कोई बोलता नहीं है, पुलिस भी कहती चलो पार्टी है, एक दिन रहेगा, कोई टेंशन नहीं, मौज मस्ती कर लेने दो, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारे पास। तो नॉइज पॉल्यूशन आएगा, तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, सोर्स क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, और नॉइज कंट्रोल, इस सबको मान लेते लिखने का मत कहते लिख देंगे, तुम्हारे तनाव व चिंता बढ़ जाता है, तो ऐसे सेंटेंस बना के अपना लिख देंगे, ठीक है। मेरी शादी भैया जनवरी में है, अच्छी बात है, जनवरी में है, चलो एग्जाम दे के आराम से जनवरी में, ठीक है, हो जाएगा आपका सब, ठीक है, ये हो जाएगा। सबको आना है, सब आइए तो दिक्कत हो जाए भाई, बीटीयू बोर्ड इतना बड़ा बा, सब खाना वाना खत्म हो जाए डीजे बजा देगा तो नाचे की जगह नहीं रही, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक हो सकता, हाँ, ठीक है, इन्वायरमेंटल, ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट यानी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। अब ये गुरुदेव क्या होता है, इसके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम 5वें नंबर पर पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, व्हाट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। यानी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, मतलब यदि कोई चीज़ हो रहा है, जैसे हम कोई चीज़ पॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव डाल रहा है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। हमारे डीजे नहीं चलेगा, ठीक है, ईयरबड्स लेकर आएंगे, अपने ईयर में लगा कर नाच लेंगे, ये तो भी अच्छी बात है भाई ऐसा नहीं है जी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। पढ़ते हैं क्या लिखा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी प्रस्तावित, ठीक है, इसमें तो हमारे पास क्या कर देते हैं, किसी प्रस्तावित, ठीक है, किसी प्रस्तावित, कहाँ लग गया जी, किसी प्रस्तावित परियोजना और विकास कार्यक्रम के शुरू होने से पहले उनके प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई विकास कार्य हो रहा है, जैसे हम मान लेते हैं ऐसे एरिया में बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जांच होगी कि भाई या फैक्ट्री बैठा रहे हैं, बिल्डिंग बैठा रहे हैं, तो वातावरण को तो कोई ठेस आप नहीं पहुंचा रहे हैं ना, तो उन सब का, जैसे मान लेते हैं हम डी फार्मा कर लिया, डी फार्मा के बाद आप भी फार्मा कर सकते हैं, आप यदि कर लिए हैं, ठीक है, आप यदि कर लिए हैं तो सोचेंगे, ठीक है, इस एरिया में हमें एक कंपनी बैठा रही दवाइयाँ बनाने की, तो चलिए आप हो गया, मान लेते कंपनी सिलेक्ट कर लिया, तो ये सब जाँच करने वाले जाएंगे कि आपसे जो पॉल्यूशन निकलेगा, आपसे जो धुआं निकलेगा, जो भी चीज़ निकलेगा हमारे इन्वायरमेंट को तो खराब नहीं करेगा, तो वही प्रस्तावित करेंगे और परियोजना बनाएंगे विकास कार्य शुरू होने से पहले, मतलब आपकी कंपनी बनने से पहले ये सब चीज़ अपना काम हो जाएगा, ठीक है। उसके प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए ये चीज़ असेसमेंट लाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में EIA का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय लेने वाले पर्सन इन्वायरमेंटल इफेक्ट को आर्थिक और सामाजिक कारकों के साथ ध्यान में रखें। कहने का मतलब क्या रहता है, जो तुम्हारे पास EIA होता, मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये सुनिश्चित करना और निर्णय लेना कि जो पर्सन है इन्वायरमेंटल इफेक्ट पे ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, यानी आर्थिक और सामाजिक कारकों के साथ ध्यान में रखते हुए, कि मतलब इसको यहाँ पर जो सोसाइटी है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो खराब पानी फेंक यानी हमारे पास निकालेंगे तो उससे दिक्कतें हो रही हैं। अभी जहाँ पर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी तो उनके अगल बगल से वाले पूछेंगे तो बताएंगे कि यार दिन रात चलता नहीं, सोने को नहीं मिलता, जो हमारे पास धुआं जा रहा बहुत बदबू करता है, पानी बदबू करता है, तो ये सब बताएंगे वो रियलिटी में, तो वो हो रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज एरिया तो वहाँ कर सकते, ज़्यादा दिक्कत नहीं, तुम्हें सरकार का एक ब्यौरा होता है, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक, ध्यान में रखा जाता है। इनका जो मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले स्क्रीनिंग, अब दिखाओ जरूर करेंगे कि नहीं पैसा देख छिप वाली, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, सबको बताएंगे कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये चीज़ें कारण हो सकता है। स्कोपिंग आप करेंगे, प्रभाव का विश्लेषण करेंगे, मतलब इसका विश्लेषण मतलब जैसे हम कंपनी बैठा रही है तो इस एरिया में क्या क्या प्रभाव हो सकता है कुछ समय के लिए, जैसे आपके एरिया में भट्ठा होगा ना, तो आम देखेंगे महुरेगा तो बहुत वैसा टाइप में होगा, अरहर की फसल सही से नहीं होगी, आम का फसल सही से नहीं होगा, आलू का फसल सही से नहीं होगा, तो क्यों, क्योंकि उस भट्ठे से इन्वायरमेंट वहाँ से पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है। तो उसको हमें विश्लेषण करके बताना पड़ेगा। मिटिगेशन का उपाय करेंगे बड़ा तगड़ा, निश्चित यह, ठीक है, निश्चित तक ये सब करेंगे और निश्चित तब निर्णय लेना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ करेंगे, यदि सही रहेगा तो आप निर्णय लेंगे, नहीं तो फेल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास EIA का लाभ, एक्चुअल में इसका लाभ क्या होता है, इन्वायरमेंटल क्षरण को रोकना, मतलब जो इन्वायरमेंटल खराब हो रहा है, डीके हो रहा, खराब हो रहा, उसको हमें रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है।
नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, सतत डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, मतलब जो धीरे धीरे स्टेप बाय चल रहा है, पर्यावरण को भी मेंटेन रखना, यानी ठीक है सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। जोखिम तथा संभावित कानून, ठीक है, विवादों को कम करना इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास था इन सब चीज़ के बारे में। ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछा सुनामी। ठीक है, आप भी आना। ठीक है, हाँ उदय भाई, हाँ उदय भाई बोल दो। ठीक है, एक केसारी थी, ठीक है, उनका क्या नाम था, स्टार्टिंग में बंदा था, लड़का था, कहाँ चला गया। ठीक, हाँ शुभम, उनको भी कर देना। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट में तुम्हें एक्सप्लेन केस लिखा, केस स्टडी ऑफ सुनामी। सुनामी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, सुनामी एक्चुअल में होता क्या, कैसे आता, सब। अब सुनामी सुने होंगे, सुनामी नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, तो पिक्चर उच्चर में जरूर देखे होंगे। कहते हैं सुनामी आल पूरा जहाजिए पलट गया, ऐसा होता है। ठीक है, और सुनामी बड़ी तगड़ी आती है। सुनामी एक विशाल समुद्री लहर होती है, समुद्र में देखा तो ऑलरेडी लहर होती है, बट कभी कभी वो लहर बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसी को सुनामी बोला जाता है। सुनामी एक विशाल समुद्री लहर होती है जो समान लहरों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई तथा पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल होती है, बड़ी बड़ी नाव को भी पलट सकती है। इतनी समुद्री तूफान जब आता है, समुद्री तूफान नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, उसी को सुनामी बोला जाता है। यह आमतौर पर समुद्र के भीतर अर्थक्वेक ज्वालामुखी विस्फोटक के कारण उत्पन्न होता है। मतलब हमारे समुद्र के अंदर मान लेते अर्थक्वेक आ गया, मतलब भूकंप आ गया, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, उसके कारण से सुनामी आने का चांस बनता है। सुनामी समुद्र के किनारे, ठीक है, भारी तबाही मचाता, मतलब जैसे अभी, ठीक है, अभी मान लेते हैं तुम्हारे पास ये एरिया है, बम्बई का ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर वो है सुनामी आया, तो इस एरिया में जो रह रहे हैं इसके अगल बगल सबको मारेगा, तबाह कर देगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, सुनामी समुद्र के किनारे भारी तबाही मचाता है। ठीक है, ये सुनामी हो जाएगा। अब केस तुम्हारे पास क्या होता है, क्या कारण है कि सुनामी आता है, समुद्र में भूकंप होने के कारण, ज्वालामुखी के फूटने के कारण, बर्फ के, ठीक है, यानी तुम्हारे पास बर्फ के खिसकने और तथा उल्का पिंड गिरने के कारण से अब क्या हो सकता है, ठीक है, सुनामी आ सकती है। तो ये हो जाएगा। अब इसका उपाय गुरुदेव क्या होता है, पहले ही स्टेलाइज, अब उपाय क्या करेंगे, पहले स्टेलाइज की मदद की चेतावनी देंगे। स्टेलाइजेशन मतलब सुनामी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, अब देखो जो समुद्र वाले होते हैं वॉकी टॉकी लिए रहते हैं, वो हमेशा कनेक्ट करते रहते हैं और देखते रहते हैं, अपनी लेजर लाइट से देखते रहते हैं कि कहीं कोई चीज़ आ नहीं रहा ना, तो सतर्क कर देते हैं। ठीक, अब समुद्री एरिया में जो भी किनारे रहेंगे उनको हम हटा देंगे। ठीक, अब जो समुद्र में ऑलरेडी हैं तो बोलेंगे जितना भी चीज़ है अपना थोड़ा सा टाइट कर लीजिए, और वो मोस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है, जो नाव का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर भाग जाए, क्योंकि अब मान लेते देश से मलबालेगा पलटेगा, समुद्र में गिर जाएंगे, मछलियाँ खा जाएंगी। तो वो चीज़ स्टार की मदद से उन्हें चेतावनी पहले देंगे। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास जन जागरूकता करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे उस एरिया में जहाँ पर वो समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति हैं। सुरक्षित भवन निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। ठीक, अब यहाँ से बचाव का कारण क्या हो सकता, लिखा ऊंचे वाले स्थानों पर जाना, मतलब ऐसे ऊंचे स्थानों पर, क्योंकि सुनामी आएगी तो देखेंगे समुद्र का पानी ऐसे करके उस एरिया में बाढ़ ला देता है, जिस एरिया में, ठीक है, समुद्र में वो आता है सुनामी। ठीक है, ये हो जाएगा। टीवी मोबाइल के जरिए लोगों को अलर्ट सुनाई देना। ठीक है, बहुत सारे अलर्ट होते हैं, ठीक, सुनाई देना। प्रशासन के, ठीक है, निर्देशों का पालन करना आपका कर्तव्य बनता है। किसी भी अफवाह से बचना और दूसरे को भी सतर्क करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सुनामी के बारे में है। ठीक, अब नेक्स्ट इन फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो तुम्हारे पास लिख रखा बायोडाइवर्सिटी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी की हिंदी देखेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। विविधता मतलब भिन्न भिन्न, और जैव मतलब जीवों में। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे लेने देना नहीं है, उसे जैव विविधता बोलते हैं। कहने का मतलब आपके क्लास में देखो कोई करिया होगा, कोई गुरहर होगा, कोई लड़की बहुत सुंदर होगी, कोई बहुत खराब होगी, या कोई लड़का बहुत हैंडसम होगा, या बहुत करिया होगा, या छोटा होगा, बड़ा होगा, तो आपके क्लास में देखा जाए तो भिन्न भिन्न लोग रहे, तो वो देखा जाए तो एक क्लास में भिन्नता हो, वही बायोडाइवर्सिटी है। यदि आप जंगल में जाएंगे तो देखेंगे कुछ पेड़ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ का फल अलग होता है, कुछ का पत्ती अलग होती है, तो वो सब देखा जाए तो पौधों में भी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती। अभी आपके घर में कुत्ते होंगे, ठीक है, या आपके एरिया में कुत्ते होंगे, ठीक है, देखेंगे एक जनरल कुत्ता होता है जो गलियों में होता है, ठीक, एक पालने वाला कुत्ता होता है, पालने वाले कुत्ते में भी बहुत सारा होता है। अभी हमारे कॉलोनी में एक लोग आए, ठीक, वोडाफोन वाला जो कुत्ता नहीं है, अब तुम सोचो 35,000 का वोडाफोन वाला कुत्ता खरीद के लाए हैं, इतना महंगा है और हम सब लोग के घर 35,000 है तो एक गाय लाएंगे, बढ़िया दूध दुहेंगे, बेचबो करेंगे। ठीक है, ये रियलिटी है।
ठीक है। तो अब देखा जाए कुत्ते की भी बहुत सारी वैरायटी हो गई है, कुत्ते की भी बहुत सारी वैरायटी हो गई है, रियलिटी है, कुत्ते की बहुत सारी वैरायटी हो गई। तो जो वैरायटी हो रही है उसी को जैव विविधता बोला जाता है। तो ये सामने क्या लिख रखा, जैव विविधता के बारे में लिख रखा क्या, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके परिस्थितियों के तंत्र को, तंत्र मतलब क्या होगा, हैबिटेट में, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो अलग अलग होते हैं, उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी विभिन्न जीवों के विभिन्न रूपों और उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। पारस्परिक संबंध को जैसे मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमें रहता, हमारे केस में देख लो, अभी हम सब लोग देख रहे हैं तो न तो ज़्यादा है, ना तो गोरे हैं ना तो काले हैं, तो हम सब गेहूं कलर के हैं। अब कहेंगे गेहूं कलर के क्या होता है गुरुदेव, ठीक है, जो बहुत सारा ना तो ज़्यादा गोरे हैं, ठीक है। गुरुदेव आपका विवाह हो गया है कि नहीं, अरे यार हमारा विवाह नहीं है, सिंगल है, सिंगल है तो अभी से फ्री पढ़ाते हैं ना, ठीक है, नहीं तो पढ़ा पाते हैं तुम भी यार, ठीक है। तो चिंता लगा रहता है, ललितवा लो होता है, पैम्पर्स लायक बा, खाद सब्जी लायक बा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं ठीक है। अब देखा जाए तो होता क्या, अभी हम अपने इंडिया के लोग देखे जाए तो तुम कहीं भी देखोगे एटलीस्ट इंडियन को तो पहचान जाओगे, ठीक। अभी मान लेते चाइना से आएगा थोड़ा सा अलग वेशभूषा रहेगी, वेस्ट इंडीज से आएगा तो उनसे महाकैया मना ही रहेगा, ठीक। तो अलग अलग जीवों में भी देखने को विविधता मिलती है, तो उसी को जैव विविधता बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारे पास जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट में इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होता है। अब यहाँ पर आते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब जो तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की संख्या, यानी जो तुम्हारे पास क्या होगा, संख्या जेनेटिक होती है, जैसे शेर अलग होते हैं, हाथी अलग होते हैं, ये सब तुम्हारे पास क्या होता है, जेनेटिक लेवल पे देखा जाता है। मतलब इनमें जीन अलग होता है। देखिए याद रखना, जीन अलग रहेगा तभी तुम्हारे पास वो अलग हो पाएंगे। जैसे शेर का जीन अलग, हाथी का जीन अलग, तभी तो अलग हो रहे हैं। अब शेर हाथी थोड़ी ना पैदा कर देगा, हाथी शेर नहीं पैदा कर सकता, और हम सब लोग हैं तो पिल्ला थोड़ी ना पैदा कर सकते, पिल्ला का बच्चा पिल्ला ही होगा। तो वो जीन तुम्हारे पास क्या होगा, भिन्न भिन्न होती है, तो उसको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, एक ही प्रजाति के भीतर जीन अंतर होता है, मतलब अलग अलग स्पीसीज में देखा जाए तो अलग अलग होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ गाय होगी, तो गाय देखेंगे जो एक देसी टाइप में होती है, तो देसी टाइप में ही बच्चा देगी, ठीक। जिस तरह उसके अंदर स्पर्म इंटर किया गया, मतलब सीमन डाला गया, उसी अनुसार वो करेगी। तो एक ही प्रजाति के भीतर जीन का अंतर होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी गुरुदेव क्या होता है, ये देखा जाए तो उनके हैबिटेट में अंतर होता है। कोई जंगल में रह रहा तो उसे वाइल्ड एनिमल, पानी में रह रहा तो एक्वाटिक एनिमल, हवा में उड़ रहा तो उसे आर्बोरियल एनिमल बोला जाता है, और यदि किसी वो पेड़ ओड़ पे रह रहा तो उसे एरियल एनिमल बोला जाएगा। तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। तो वही चीज़ क्या होता है, अलग अलग इनके हैबिटेट होते हैं, ठीक। ये होगा। अब बायोडाइवर्सिटी का महत्व अब बताओ, ठीक है। अभी महत्व तो क्या होता है, आपकी क्लास में आपके हूबहू सेम टू सेम सब पूछ रहे हैं तो आपके टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उन्हों किसी को मार सके चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते कोई लड़का को ना बरियारे पीट देना, चिंता ना अटक के कैसन बा, दिक्कत हो जाएगी। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, ईंधन का स्रोत भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे भी बताओ, आम देखेंगे, आम, अब तुम आम का देखो, आम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, आम की वैरायटी तुम देखो। आम की वैरायटी क्या होती है, लंगड़ा आम होता है, चौसा आम होता है, दशहरी आम होता है, मतलब अलग अलग वैरायटी के आम होते हैं। तो आम में देखा जाए तो वैरायटी देखने को मिलती है। तो इस तरह खाने में, मेडिसिन में, ईंधन के स्रोत में भी इसका बहुत योगदान होता है बायोडाइवर्सिटी का। अब ईंधन मतलब क्या होगा, ईंधन वाली लकड़ी अलग होती है, फर्नीचर वाली अलग होती है। मेडिसिन, अब देखा जाए तो मेडिसिन जो प्लांट होते हैं, अब फार्माकोग्नोसी में पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। अब नीम का पेड़ का कुछ अलग है, एक्चुअली में पेड़ है बट उसका कुछ प्रॉपर्टी अलग है, और तुम्हारे पास तुलसी का कुछ अलग है, एलोवेरा का कुछ अलग है। तो मेडिसिनल बायोडाइवर्सिटी न होती तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती। जलवायु, जल चक्र को नियंत्रित करना इन्हीं का काम होता। आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य प्रदान करना इन्हीं का होता। अब ये कोई टेंशन नहीं, हम कहीं इरर ना हो, इरर नहीं होगा बस, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया। अब ये देखा जाए तो जल चक्र को नियंत्रित करना इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब तुम्हारे पास बायोडाइवर्सिटी का खतरा क्या हो सकता है, वनों की कटाई से। बताओ, वन काट रहे हैं तो पेड़ पहले गायब होगा, उसके साथ साथ जीव जंतु भी हमारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा। पॉल्यूशन तगड़ा होगा, जलवायु परिवर्तन तगड़ा होगा। अवैध शिकार, अवैध शिकार मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हिरन का शिकार करते हैं, शेर का शिकार करते हैं, हाथी का दांत के लिए शिकार करते हैं, तो हमारे इकोसिस्टम को धीरे धीरे वो डैमेज कर रहा है।
पहले देखेंगे बहुत सारे, अभी छोटे थे हम सब लोग तो गांव में जब निकलते थे स्कूल जाते थे तो देखते थे, मतलब 1-2 दिन के बाद हम जरूर हाथी देख जाते थे। अब तुम सोचो, रियलिटी हम बता रहे हैं, कम से कम हमें हाथी देखे हुए कम से कम 2 साल हो गया होगा, 2 साल हो गया होगा। अब तो पहले शादी उदी में ले जाते थे, अब शादी में कोई ले जा ही नहीं रहा है। ठीक है, ऊँट हम कब देखे थे, क्लास 6 में थे तो हमारे गांव एक ऊँट लाए थे और हाथी लाए थे और घोड़ा लाए थे, इतनी अपनी शादी में थे लाए थे बंदा। ठीक है, अब तुम सोचो तब हम ऊँट देखे थे। ठीक है, ठीक, अब वो सोच सकते हो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, कोई पाल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए एक्चुअल में हाथी कब देखे थे। ठीक, क्योंकि देखा जाए तुम्हारे पास अवैध शिकार के कारण उसे लोग खराब कर रहे हैं। ठीक है, कोई पालना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, टाइप यानी प्रकार लिखेंगे, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का महत्व लिखेंगे, बायोडाइवर्सिटी का से खतरा को आपको अच्छे तरीके से मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर सॉल्यूशन 2024 को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। ठीक, अब कोई भी डाउट हो तो भाई आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो बोलिए, अब कुछ भी डाउट हो सकता तो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, पूछ सकते हैं, बोलिए कोई डाउट है। जैसे एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे तो 15 ईयर एगो एलिफेंट दिखे थे। अच्छा, कहानी नहीं बता रहा, तुम तो झूठ बोल रहे हो। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग ही लिव्ड इन आगरा, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं सिस्टम। 15 साल कहाँ हुआ, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे यार, टीवी वाला नहीं, रियलिटी में। ठीक है, तो ये हो गया। चलो और कोई बताओ, कोई डाउट, हिंदी इंग्लिश आप लिख सकते हैं, चलो आप डाउट पूछिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, हिंदी इंग्लिश आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम कमेंट पढ़ के देख लेते हैं लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन देखा जाए तो सुपर 25 क्वेश्चन जारी किया जाएगा आपका। इसमें 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, 15 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 30 अथवा 60 एमसीक्यू रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे। ठीक, और बताइए जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जल्दी मतलब 2 दिन के अंदर। ठीक, अभी चिंता न करिए, अभी भाई 9 सारी पेपर है। ठीक है, 14-15 दिन हमारे पास है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, देखिए भाई, इस आपको बता देना चाहते हैं, इस समय उतना पढ़िए जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। आपसे अनुरोध है, एक सब्जेक्ट लीजिए, एक पेपर। इस समय देखा जाए तो पूरी बुक आप पढ़ने की कोशिश करिए आप। ठीक है, किसी भी चैनल से पढ़िए या किसी भी नोट से पढ़िए। ठीक है, पूरा आप बुक कोशिश ना करें तो घमंजा हो जाएगा, ऐसे मिक्स कर देंगे। पेपर देखिए, 2 साल के पेपर, कम से कम 2 साल के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करिए कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसको आप नोट कहीं करिए। नहीं तो हमारे चैनल पे सब प्लेलिस्ट बना दिएगा। 2024 का ऑलरेडी पेपर करा दिया गया, 2023 का हम जनवरी को आगे रखे हैं, इसको भी अब जल्दी से खत्म, 2 से 3 दिन के अंदर सब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में, हिंदी में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक, ये करिए, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए, एग्जाम के टाइम में कन्फ्यूजन न क्रिएट करिए। मान लेते तुम्हारा एक चैप्टर है, ठीक, उसको तुम्हें एक को बुन नहीं आता, अब सोचो हम इसी पे वर्क करें, इसी पे वर्क करता, ऐसी गलती उससे तुम चैप्टर पूरा पढ़ ही के ना जाओ, पूरा ना पढ़ के आ जाओ। मान लेते उसे 2 नंबर को, दो क्वेश्चन आ गया 5-5 नंबर का, 10 नंबर छोड़ जाएगा, 70 नंबर तो तुम्हारा बचा भाई। इसको आप सिक्योर करिए। बताओ 10 नंबर के लिए मरेंगे कि 70 नंबर के लिए? उसे छोड़ दो, जो नहीं आ रहा सब्जेक्ट पूरा तुम छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, उस चैप्टर को ही छोड़ दो, मत पढ़ो। अब जो बच्चा हुआ उसको स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, उसको स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, अब स्ट्रांग बनाएंगे, इस सबको स्ट्रांग बनाएंगे अपने आप को, एटलीस्ट तुम क्या कर दोगे, लपेट के लिख दोगे। ठीक, और कोई डाउट है? ठीक है, और कोई डाउट है? ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं डाउट में क्या होता है कल ही। ठीक है, क्या कोरोना के बारे में कुछ नहीं भाई। ठीक है, कोरोना से अब स्ट्रांग आपकी इम्यूनिटी लड़ लेगी, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। सर पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा क्या, बस इसीलिए? ठीक है, नहीं, कोरोना से पढ़ने के लिए टाइम कहाँ मिल पाएगा भाई, ये मत सोचिए, माइंड में आप सोच लिए ना तो दिक्कत हो जाएगी। ब्राउन हो गया है ताजमहल, ये रियल है, देखने गए थे क्या भाई आप? इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करिए। ठीक है, ये होगा। चलो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए भाई, जितने लोग लाइव हैं तो पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो भाई, प्यार मोहब्बत वाली बातें भी पूछ सकते हैं। ऐसा मत करिएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, टीचर से देखिए कुछ छिपाना नहीं है। ठीक है, हमारे सर थे तो उनसे हम पूछ सकते थे, सर यूपी से हूँ, क्लास हिंदी चाहिए, डी फार्मा एग्ज़ाम हिंदी में देना चाहता हूँ। देखिए हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं रवि भाई, हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं घुमा फिरा के लिखें कुछ मतलब वो निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सटीक लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत? ठीक है,
चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक चीज़ और बताते हैं, मान लेते हैं आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो 2 साल का कम से कम पेपर आप एनालिसिस करिए, लास्ट में सुपर 25 क्वेश्चन आप एनालिसिस कर दीजिए, अपना काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब कोई डाउट नहीं है एटलीस्ट हमको लगता है। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इसका PDF चाहिए तो इसकी प्राइस ओनली केवल 30 रुपीज़ रखी गई है। सर हिंदी में क्लास चाहिए, हिंदी का प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यदि नोट चाहिए तो हर एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट करके आप नोट मंगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा, ठीक है, अपना राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई त्रुटियाँ होगी तो उसे भी बताइएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट टाइम बता दीजिए सर, क्या क्या बता दें। ठीक है, ये क्या दिए हैं सौरभ भारती जी, क्या बताना है? टाइम, टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल। ठीक है, गुड इवनिंग सर, सेकेंड ईयर बैक कितने सब्जेक्ट में लग जाती है? ठीक है, 2 अच्छे, ठीक है, दे 2 अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, वो तो है ही है भाई। अब तुम सोचो, एक टीचर कभी अपने स्टूडेंट का गलत नहीं सोच सकता भाई, कब्बो नहीं, कब्बो नहीं, कब्बो नहीं। ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो तो अलग बात होती है जो टीचर उचर डांट देते, बट कभी वो नहीं सोचेगा कि हमारा बंदा फेल हो जाए, कभी नहीं भाई। क्या लिख रहे हैं? गुड इवनिंग सर, सेकेंड ईयर में बैक कितने सब्जेक्ट में लग जाती है? पहले ही सोच लिए फिरोज भाई, ये अपने मन से आप आज ही हटा दीजिए। ठीक है, अपना 150। अब तुम बताओ रणभूमि में जाओगे, अरे यार डरा था, ठीक है, तलवरिया से न मारता गटैया पे, ऐसा मत कब्बो न सोचिए। वॉरियर जो होते हैं वो लड़ते रहते हैं भाई, आप जाइए लड़िए। ठीक है, एकदम से लड़िए, ऐसा सोचिए कि कोई नहीं हमारे सामने ही है ना, ये सोच के रहिए। पहले ही आप सोच लिए भाई हमारा बैक लग जाएगा कितने सब्जेक्ट में, कब्बो न सोचिए भाई। ठीक है, कब्बो न सोचिए फिर भाई। ठीक है, ये सब गलत बात है। ठीक है, टाइम टेबल सर, टाइम टेबल का तुम्हारे पास यूपी BTU बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, 9 से पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, 9 से पेपर स्टार्ट हो गया, याद रखना कि कोई भी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 छुट्टी हम जानते हैं, 1-2 दिन की छुट्टी है तो कंटिन्यू पेपर है। सेकेंड ईयर का तो, फर्स्ट ईयर का तो 1 दिन छुट्टी नहीं, सुबह मतलब स्टार्ट किए 9, 10, 11, 12, 13, ठीक, 13 को उनका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में उनका पेपर है। ठीक है, तो ऐसा। और कोई डाउट? ठीक है, जो बैक है ऑलरेडी, जो बैक है तो उसका आपको रिजल्ट दिए, उसका भी बैक वाला उसी दिन होगा। जैसे मान लेते हैं आपका फर्स्ट ईयर में, ठीक है, टाइम टेबल सर, देखिए आप मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में बैक है, तो आप फर्स्ट ईयर वालों के साथ मान लेते हैं मॉर्निंग में उसका एग्जाम देंगे, फिर सेकेंड ईयर में आपका जो एग्जाम रहेगा शाम में उसको भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसी टाइप से होता है। ठीक, चलिए, ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ भाई फिरोज, मोटिवेट रहिए यार आप। गाना सुनिए, कोई अपना फेवरेट गाना सुनिए, भोजपुरी है तो भोजपुरी सुनिए, जाइए बागी में टहरिए, मस्त से आइए, पढ़िए। टाइम वो बैक के बारे में कब सोचबा न करिए भाई। ठीक है, कब बोने के लिए बस इतना ही भाई है। ठीक है।